कंपनी आपको जैसा दे रही है वैसा ही फसल आपके पास होगी भी कि नहीं होगी, ये भी कंपनी तय करेगी। ठीक बात। सरकार ने अगर आपको बीज नहीं दिया तो आपके पास फसल नहीं है। और देश के अंदर यदि कुछ ऐसी आपदा आ जाए, भूखमरी या मतलब युद्ध हो जाए, महामारी आ जाए, या कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो उस केस में देश को खिलाने के लिए एफसीआई के पास कम से कम 2 साल का अनाज रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने नियम बनाया था। अभी आजकल एफसीआई के पास अनाज नहीं है, बल्कि एफसीआई की तरफ से, थोड़ी आवाज बढ़ानी पड़ेगी यार मेरे, बल्कि एफसीआई की तरफ से स्टोर करने का काम बड़े बड़े साइलोज को दे दिया गया है, और वो साइलोज का कनेक्शन डायरेक्ट इन बड़े बड़े हाईवेज के साथ कर दिया गया है। बल्कि जो रेल की जो नई ट्रैक है, जो एलिवेटेड ट्रैक है, वो तो इनके बीच में से होकर के गुजरती है, और हर जगह साइलोज का ये हो रहा है जैसे इनको मतलब साइलोज को बनाने के लिए ही ये रास्ते बनाए गए हैं। तो जी अनाज अब उनके पास चला गया, तो कल को जब देश में अनाज की कमी पड़ेगी तो किसान के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो जाकर साइलोज को अटैक करे। सरकार तो देगी नहीं, सरकार तब देगी जब आप चौथी डोज लगवाओगे। सरकार रोटी तब देगी जब आप चौथी, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा है पेंशन तब मिलेगी, हाजिरी तब लगेगी, तनख्वाह तब निकलेगी, रोटी तब मिलेगी, कोटे से राशन तब मिलेगा, बाजार में तब जा पाओगे, मंडी तब जा पाओगे, दुकान तब खोल पाओगे, फैक्ट्री तब खुल पाएगी, सामान तब बिकेगा, सेक्रेटरिएट में काम तब होगा, सचिवालय में तब होगा, कॉलेज में तब जा पाओगे, स्कूल में तब जा पाओगे, पेपर तब दे, तो ये बोला था ना जी। तो मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करेगी सरकार, करेगी, लेकिन तब आपको रोटी मिलेगी जब आप अगली डोज लगवा चुके होंगे। वो क्या है वो आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़े योद्धा बनने की कोशिश करते हो, अगर आप थोड़ा सा लड़ाई लड़ने की हिम्मत अभी बची हुई है, जिनके सर पे पगड़ी है ये थोड़ा बहुत लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जिन्होंने अभी लड़ाई लड़ी है, ये लोग आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए अगर साइलोज पे जाएंगे तो आप ही के बच्चों को अग्निवीर बनाकर अभी तैयार कर रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। वो अग्निवीर 4 साल बाद जब आएंगे, उन्हीं 4 साल बाद पेट्रोल डीजल बैन होगा। ये नितिन गडकरी अपने बयान में बोल चुका है। नितिन गडकरी का वो बयान आपने देखा ही होगा ना, जिसमें वो ये कह रहा है कि हम अगले 4 साल में, कि हम अगले 4 साल में पेट्रोल डीजल बैन कर देंगे। इधर से पेट्रोल डीजल बैन हो गया, इधर से बीज बैन हो गए, इधर से बिजली जो के नए कानून आ रहे हैं कि बिजली प्राइवेट कंपनियों को सौंपी जाएगी, प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, चिप वाले मीटर लगाए जाएंगे, कनेक्शन काटने के लिए बिजली वालों को गांव में आने की जरूरत नहीं है, और ये कनेक्शन वहीं से बैठे बैठे काटा जा सकता है। तो जो सरकार के खिलाफ चलेगा वहीं से आधार कार्ड से आपका कनेक्शन भी काट दिया। अब बिजली नहीं है तो भी ट्यूबवेल नहीं चलेगा, तो भी पानी नहीं होगा, तो भी फसल नहीं होगी, बीज नहीं है तो भी फसल नहीं होगी, ट्रैक्टर नहीं है, डीजल नहीं मिल रहा तो भी फसल नहीं होगी। यानी आपके पास अपना कुछ नहीं है कि आप अपनी फसल उगा सकें। अब फसल नहीं होगी तो अनाज की कमी पड़ेगी, अनाज की कमी के केस में आप साइलोज जाओगे, सरकार के पास जाओगे तो अगली डोज लगवानी पड़ेगी, साइलोज में लड़ने जाओगे तो वहां आपका बच्चा तब तक तैयार होके बंदूक लेके आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपनी आर्मी और अपनी पुलिस बना सकती है, ऐसा कानून भी बना दिया। ठीक है जी। तो अभी आपके पास अपना खेत में चलाने जैसा कुछ है नहीं, तो पानी आपके पास अपना नहीं बचा है, क्योंकि तालाब नहीं है आपके पास, कुआं नहीं है आपके पास, नलका नहीं है अब आपके पास अपना पीने के लिए भी पानी नहीं है। यदि सरकार टूटी वाला पानी बंद कर दे तो आप 1 हफ्ते में सरकार की हर बात को मानने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे। क्लियर जी। अब इन्होंने ये सारा गेम प्लान ऐसे किया कि आपको रोटी पकाने के लिए, चलो आपने जैसे तैसे करके थोड़े बहुत बीज डाल के आपने उगा भी लिए, तो डंगर नहीं है तो आप घर में पकाओगे कैसे? उसके लिए तो गैस का कनेक्शन चाहिए। गैस आपको तब मिलेगी जब आप सरकार की बात मानोगे और चौथी डोज लगवा लोगे। गैस नहीं लोगे तो जंगल आपके पास है नहीं, तो लकड़ियों का कारोबार, लकड़ियां सारों की पूरी होंगी नहीं आपके इन पेड़ों से, तो बात बनेगी नहीं ना सारे गांव की। क्यों जी? लकड़ी भी अगर मोल आएगी तो वो गैस से भी महंगी आएगी,
अच्छा कंडे आपके पास है नहीं, पाती पूथी तो है ही नहीं क्योंकि अपने पास डंगर ही नहीं है, तो जी अब आप रोटी भी कैसे पकाओगे? तो फिर आपको पकी पकाई इनके ब्रेड ही खाने पड़ेंगे। वो ब्रेड आपके घर पर दे जाएंगे, इसके लिए ड्रोन से डिलीवरी सिस्टम चालू करने का ये लोग ऑलरेडी प्लान बना ही रहे हैं और आपके घरों को ड्रोन से जियो टैगिंग कर रहे हैं ताकि आपके दरवाजे पर ही ड्रोन रख के चला जाए, ड्रोन ही आपके घर पर आकर आपको अगला इंजेक्शन लगा दे, ऐसा भी इन्होंने तैयारी कर ली है। ये तो सब कुछ हो रहा है जी, मेरे सामने की बात नहीं है, आपके भी सामने हो रहा है ये। हाँ जी, हाँ वो चिप तो डलेगी, उसका तो आगे आएगा। तो अभी क्या हो गया, आप पूरी तरह से अब आप आपकी रोटी, आपका पानी, आपका मूवमेंट, आपका चलना, जब गाड़ी पेट्रोल डीजल वाली आप रख नहीं सकते, इलेक्ट्रिक गाड़ी वो वहीं से बंद कर सकते हैं कंपनी से ही, क्योंकि मोबाइल से भी बंद हो जाती है वो। तो आपका कोई चोर लेके जाएगा, कोई और मेरे ना यहाँ पे ही मेरे मोबाइल में ऐसी ऐप है मैं यहीं से बंद कर सकता हूँ उसको, तो तू बंद कर सकता है, तो जिसने वो बनाई होगी तो कर सकता है वहीं से, ठीक है जी, उसकी चाबी उसके पास है। फिर ऊपर से कमाल की बात यह है, आपने जितनी भी सर्विसेज सरकार से ली हुई है उन सारी सर्विसेज को एक ही नंबर से जोड़ा जा रहा है जिसका नाम आधार है। आपका बैंक का अकाउंट, आपका ITR, आपका पैन नंबर, आपका गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज, ट्रक के कागज, दुकान के कागज, घर के कागज, खेत के कागज, डंगरों की वो डंगरों के कानों पे जो लगा है फास्टैग वो भी, मतलब आपके घर में कितना सोना है वो भी, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है वो भी, आपके पानी का बिल है, आपका बिजली का बिल है, आपका पेट्रोल डीजल खरीदते हो, आपका क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा, सब आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब उनको आपको लपेटना है, रगड़ना है, मजबूर करना है, तब उनको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, केवल आधार बंद कर दो, जो जो आधार से जुड़ा हुआ है आपका सब बंद हो जाएगा। आपके हर गांव में स्मार्ट गांव बनाने के नाम पर CCTV कैमरे लग रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा करी है, आप घर से बाहर निकले, आपके चेहरे को पढ़कर आपके खाते से चालान अपने आप कट जाएगा। आपकी जमीन किसी उद्योगपति को चाहिए तो अब 70% किसानों की सहमति हो गांव में, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी अकेले की भी जमीन अगर सरकार को चाहिए या किसी पूंजीपति को चाहिए तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का मॉडल सरकार को देना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देनी है, मुझे यहाँ ये चीज बनानी है। आपके आधार कार्ड के साथ प्रॉपर्टी के कागज कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी आपके खाते में DC रेट जो भी होगा, कलेक्टर रेट, उसके पैसे पहुंच जाएंगे और घर पे चिट्ठी आ जाएगी कि जमीन खाली करो, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। ये अभी से पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चालू हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं ये होगा, ये हो चुका है इस देश में, ठीक है जी। आपके गांव उजड़ने हैं, 100% उजड़ने हैं, क्योंकि गांव में कुछ नहीं रखा, ये गांव का हर आदमी अपनी जबान से बोल रहा है। इसीलिए वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भी शहर भेजता है, फिर नौकरी करने के लिए भी शहर भेज रहा है, शहर में बात नहीं बन रही तो विदेश भेज रहा है, मतलब गांव में नहीं रखना है। इसीलिए आपके पंजाब में ऐसी हालत है कि पूरे के पूरे गांव में जवानी नजर नहीं आती है, केवल बूढ़े बुढ़िया हैं, वो अपना टक्कर मारते रहते हैं दीवारों में, कुछ है नहीं, उनके बच्चे भी बिहारी ही संभाल रहे हैं आकर के। ये पंजाब का हाल है, और क्योंकि पंजाब को हरियाणा बड़ा भाई मानता है तो आपके पीछे पीछे हम भी उसी रास्ते पर हैं। मतलब ये हमको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम बचे हुए हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना इसमें। देखिए ये इसको नहीं, मैं आपको बताता हूं अंकल जी, आपको इसके पीछे की समझनी पड़ेगी रियलिस्टिक पॉइंट। रियलिस्टिक पॉइंट क्या है वो समझिए। रियलिटी ये है कि हमारे पुरखों ने कुछ इंतजाम हमारे लिए बढ़िया कर दिए जब संविधान बना। जब ये संविधान नहीं था तो हमारा समाज कैसे चलता था? अगर इस बात का जवाब हमने ढूंढ लिया और इस बात को अगर हमने पकड़ लिया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉपरेशन नहीं, नियम तो फिर भी होंगे ना, नियम तो फिर भी होंगे ना।
देखो नियम तो फिर भी होंगे ना विधानसभा थी, ना लोकसभा थी, ना सरपंच बनते थे, ना मेंबरान बनते थे, ना जिला परिषद था, ना ब्लॉक समिति थी, ना एमएलए था, ना एमपी था, ना प्रधानमंत्री था, ना मुख्यमंत्री था, फिर भी हमारे समाज में सारा गांव इकट्ठा खेलता था, सारा गांव इकट्ठा रहता था। आजादी के बाद भी संविधान को छोड़ दें अगर, तो मैंने अपने जीवन में आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा समाज देखा है कि गांव में पुलिस नहीं आई कभी भी, गांव में कोई वकील नहीं है। मेरे हरियाणा में पानीपत जिले में एक गांव है माछरली, आज तक भी उस गांव में एक भी मुकदमा नहीं है, तो कोई पुलिस केस नहीं है, कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं चल रहा है। तो वो क्या चीज थी जिसको जो चला रही थी इन कोर्टों से पहले, इस पुलिस के कानून से पहले, उससे पहले, वो थी हमारी सभ्यता, हमारे लोकल नियम। असल में क्या था, हम लोग असल में एक देश के हैं ही नहीं, हम सारे कबीलियाई लोग हैं, हम सारे ट्राइबल लोग हैं। हमने जहां अपनी बसासत बसाई वो हमारा कबीला था, हमारा गांव असल में हमारा कबीला है। हमारा जंगल होता था, हर गांव के पास अपना जंगल होता था। गांव की वो जो भूमि है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। हमारे पुरखों ने कहा इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना, रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप गुलाम हो गए समझो। उन्होंने लाल डोरा इसलिए बनाया था कि इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा रिहायश वाली जमीन पर। तो हम कबीलियाई लोग हैं और हमारे नियम कौन है, हमारी सभ्यता, हमारे गांव का कानून, हमारे नियम है असल में उस गांव के। यहां के गांव का अगले गांव से अलग हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरे गांव में रेप की क्या सजा होगी, लड़की छेड़ने का क्या होगा, जात से निकालना है कि उसका बाकी चीजें तोड़नी है, क्योंकि सारे समाज के मिलने से ही समाज बनता था। पहले केवल ये नहीं था कि भाई ये सिख समाज है, ये जाट समाज है, ये ब्राह्मण समाज, ना 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 ना, ये समाज नहीं है, ये तो वर्ण वर्ग धर्म जाति रिलीजन पंथ ये अलग अलग है। लेकिन समाज बनता था जब 36 की 36 बिरादरी एक गांव में रहती है। वहां अगर कुम्हार नहीं रहता है ना तो बुजुर्ग जाके पड़ोस वाले गांव से या दूर से जाके कुम्हार को लाते थे, एक घर से एक ईंट 1 रुपया जैसा भी जो भी बनता था वो दे करके उसको वहां स्टैब्लिश करते थे, उसको जमीन देते थे, उसको सुविधाएं देते थे, वो परिवार को वहां बसाते थे। लुहार है, कुम्हार है, नाई है, धोबी है, जो भी चमार है, जो भी है जरूरत की चीज वो हर गांव के अंदर ही मिलेगी। और गांव को बाहर से कुछ नहीं लेना है, ये तय करके वो कबीला अपने हिसाब से चलता था। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन है। जो लोग अपने गांव की सभ्यता को ही मानते हैं उनको ही बोला जाएगा ट्राइबल लोग, जो अपनी धोती और अपनी पगड़ी को वही तरीके से पहनते हैं जो उनके पुरखों की थी। इसीलिए आपसे सबसे ज्यादा डरते हैं वो। सिक्खी को जो आपने यह बात बोली ना कि पंजाब, पंजाबी और ये सारी, देखिए विरासत, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो कौन थे? सबसे पहले लड़ाई शुरुआत करी या तो बंगाल से या फिर पंजाब से, जो आजादी की लड़ाई है। सबसे ज्यादा पार्टीशन किसने झेला? या तो बंगाल ने या पंजाब ने। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो या तो पंजाब ने सबसे ज्यादा पार्टीशन झेला या फिर यहां। ये कौन लोग हैं? बंगाली में आज भी ट्राइबल कल्चर है, आज भी हमारे यहाँ ट्राइबल कल्चर धीरे धीरे खत्म लगभग हो ही चुका है, क्योंकि हमारे बच्चों ने पग रखनी बंद कर दी है, पगड़ी रखनी, हमारे नई पीढ़ी पगड़ी नहीं रखती है, और हर आदमी को विस्थापित कर दिया। कमाल की बात यह है, आपके ऊपर इस धरती का कोई कानून लागू नहीं होता यदि आप अपने देसी पहनावे में हैं, जो पारंपरिक पहनावा है, और आप अपने गांव में रहते हैं, मतलब जड़ में, जहां आपके पुरखे रहते थे। विरासत अगर आपने बचा के रखी हुई है, अपनी विरासत में अगर आप बैठे हैं तो आपको कोई कानून फोर्स नहीं कर सकता। अब यहां पर इनको यह मालूम था कि इसके लिए इनको यहां से विस्थापित करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी मेन जगह छोड़कर जाओगे उसी टाइम आप शरणार्थी बन जाओगे, और शरणार्थी का कोई अधिकार नहीं होता, शरणार्थी मालिक नहीं होता। शरणार्थी बनाना है हम सबको। इसीलिए मेरी नौकरी पंजाब में लगेगी और पंजाब वाले की नौकरी बंगाल में लगेगी।
उसको ट्रांसफर वहां मिलेगा। बैंक में जाना हो, रेलवे में जाना हो, फौज में जाना हो, जिधर भी जाना हो, आपका बच्चा जाके बाहर बसे, बस गांव से निकले, जड़ से टूटे। जड़ एक बार टूटी, ये कितने दिन और बचा लेंगे? ये जो पग वाले लोग हैं कितने हैं? ये हमारे यहाँ पगड़ी वाले हैं, जिसको हम खिंडका बोलते हैं हम लोग वहाँ अपना, वो कितने हैं? थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। पगड़ी गई पंजाब गया, उधर से वो पगड़ी गई हरियाणा गया, उधर से राजस्थान की पगड़ी गई राजस्थान गया, सब गया, फिर कुछ नहीं आपके पास। आपकी लड़ाई लड़ने की ये आखिरी पीढ़ी है, आप ही लड़ सकते हो। मतलब हमारे बस की बात नहीं है ये, क्योंकि हमारी पीढ़ी को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा मतलब नपुंसक जैसा बना दिया है कि हम, बल्कि उसमें आपका बड़ा रोल है, बड़ी पीढ़ी का ना। आप ही ने कहा था ना, नौकरी नहीं लगेगा अगर जे तू लड़ाई लड़ेगा सरकार से, तो नौकरी नहीं लग सकता, फार्म नहीं भर सकता, तेरा सिबिल खराब हो जाएगा, तेरा थाने में कचहरी में तेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हमने ही कहा था ना, इसलिए हमने कहा तू खेत में मत जा, खेत में तो हम जाएंगे धक्के खाने के लिए, तू मिट्टी में मिट्टी होने की जरूरत नहीं है, तू तो काम कर, बाबूजी बन, तू तो नौकर बन, बड़ा नौकर, बड़ा नौकर, मोटे पैसे वाला नौकर। ना समाज दे विच नहीं, टेलीविजन दे विच, समाज में आया बाद में टेलीविजन में वो डायलॉग आज भी दिखता है कि गांव का बंदा शहर में गया अपने बेटे से मिलने, और वहां उसके कपड़े जो है वो किसानी वाले हैं, तो उसका बेटा जो है अपने दोस्तों के सामने अपने पिता को पिता नहीं कहता, और वो कहता है मेरे घर का नौकर है। वो जो डायलॉग है ना, हर आदमी के जहन में है। और कहानी भी लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी, एक बार एक गरीब किसान था, इसलिए जब आप बॉर्डर पे बैठे हुए पिज्जा स्टॉल लगता है तो आपके ऊपर सवाल उठता है कि किसान ने, ये तो पिज्जा खा रहे ने, है महंगी चीज तो खा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो किसान ने, किसान तो गरीब ही होता है। ये कल्चर एक्चुअली उन लोगों ने बनाया नहीं, पहले तोड़ा भी है किसान को। आपके खेत में अगर हर चीज कंपनी की डलेगी, सुबह से लेकर रात तक कंपनी कितनी घुसी हुई है आपके घर के अंदर। टॉयलेट में देख लो, चारों तरफ कंपनी मिलेगी आपको, रसोई में देख लो, चारों तरफ कंपनी मिलेगी आपको। आप कहीं जाना आना है तो कंपनी की मदद से ही, कुछ पहनना है तो कंपनी का, कुछ काम कर रहे हो तो कंपनी का, एवरीथिंग इज फॉर कंपनी। मेरा एक दोस्त था, जलंधर से ही था, वो उसने मकान बनाया, 2-2.5 करोड़ रुपए मकान पे लगाए उसने, और घर में पूरा, मतलब उसके तो घर में मैं देखता हूँ लाइटें भी ऐसी होती हैं, लाइट्स ऑन, लाइट 1 ऑन, लाइट 2 ऑन, ऐसा करता है, लाइट 1 ऑन हो जाती है, लाइट 2 ऑन हो जाती है, जोन सी लाइट, ऑल लाइट्स ऑन, ऑल लाइट्स ऑन, ऑल लाइट ऑफ, ऑल लाइट ऑफ, चलो जी वो चलता है, मोबाइल से पे बोलता है ऑल लाइट ऑफ, ऑल लाइट ऑफ हो जाती है। कमरे में, इस कमरे की ये लाइट ऑन हो जाएगी, उधर से रोबोट आएगा, वो चालू कर देगा, रोबोट ऑन, सफाई वाला रोबोट अपने आप चालू हो जाएगा, सारे घर की सफाई पोछा करके, पोछा अपने आप ला के कर, वो उसने सारा ऐसा जुगाड़ करा। टेबल मेरी फलानी जगह से आई है, ये इतने की आई है, ये सोफ़ा इतने का आया है, ये पंखा इतने का है, ये लाइटें इस कंपनी की हैं, ये इस कंपनी की है। तो मैंने उसको बोला अच्छा ये एक बात बता यार, मैंने उसका नाम लेके बोला, मैं कहा तेरे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आदमी को तेरी हो, तेरी कमाई, कंपनी को छोड़ दे, बस आदमी को, किसी को भी, पड़ोस के आदमी को, गांव के आदमी को, तेरे पड़ोसी को, किसी को भी कमाए। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरे बाप का सारा जीपीएफ, उसके सारे लोन, तेरे भाई के सारे लोन, और तेरे जितनी कमाई सारी चलेगी डाउन पेमेंट। अब तुम दोगे जिंदगी भर 20 साल इसके लोन की किस्तें, और इसके बदले में तुम किसको दे रहे हो ये कमा कमा के? कंपनी को। अपने लिए क्या रखा तुमने पूरी जिंदगी में? नथिंग एट ऑल। फैमिली के पास बैठने का समय नहीं है, क्योंकि ईएमआई महंगी है, महंगी ईएमआई पूरी करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो फैमिली के लिए बैठने के पास समय नहीं है। हमारे पास तो रोज़ त्योहार होता था, हम तो रोज़ शाम को इकट्ठे बैठ के चूल्हे के आगे रोटी खाते थे। आजकल सिर्फ दिवाली पे, दिवाली में तो कर आ जाए यार, सारी फैमिली इकट्ठी होती थी अपन तो त्योहार, ठीक है। जीवन में हम आपस में बैठते थे, गल्ला बात करिए, हंसी जाए, लड़ लिए सवेरे, लड़ लिए शामी, हंस लिए शामी, लड़ लिए सवेरे, हंस लिए। मेरे को याद है, मैं उस टाइम के कल्चर की बात बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में लठ बज रहे हैं, मेरे पापा ने सरपंच मेंबरी का चुनाव लड़ा था एक बारी, और हमारी फैमिली में दूसरा कैंडिडेट था, मतलब फैमिली इन द सेंस चाचा था वो, में मतलब लठ लेके खड़े हुए कि आज तो बजेगी, आज तो मतलब डांगा बजनी है जी। मैं बताऊं बुजुर्गों, मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन थी कि बंदे मारने का टाइम था,
और चुनाव खत्म हुए 6 बजे वो बंद हुआ, और उधर जो अंदर चले गए अंदर, जो बाहर थे बाहर स्कूल में, और मतलब लाठियां फेंक के बैठ के इकट्ठे बैठ के फिर जा भी रहे हैं वही लोग जिनके आपस में चुनाव थे। और दिन में था तो 5 बजे तक 6 बजे तक था जितना पंगा था, 6 बजे के बाद तो भाई भाई हैं। मतलब ये टाइम मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा ना कि चुनाव हो रहा है, जो जितना होना है हो गया, उसके बाद चाहे जो जीते जो हारे कोई चक्कर नहीं, अब बैठो पूरा गांव इकट्ठा होकर के। ये कल्चर था हमारा कि जो उस टाइम का हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ वो हो गया, लेकिन उसके बाद हम अपनी कल्चर को नहीं भूलेंगे, अपने नियमों को नहीं भूलेंगे, अपनी पंचायत को नहीं भूलेंगे। ये कल्चर ने हमको बचा कर रखा है आज तक। और इसके पीछे बचाने का एक लॉजिक ये है कि हमारे पास अपना इन द सेंस मेरा सब कुछ मेरे पास होगा तो मुझे किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन, मकान, दुकान, घर, डंगर, क्या चाहिए अपने को जिंदा रहने के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जितना एनवायरनमेंट का नुकसान कम करेंगे उतना अपने पड़ोस वाले को कमा कर देंगे, जितना एनवायरनमेंट का नुकसान करेंगे उतना कंपनी को देंगे, जितना कंपनी को देंगे उतना कर्जे में चलते जाएंगे, जितना कर्जे में चलते जाएंगे उतनी सरकार की बात माननी पड़ेगी, जितनी सरकार की बात माननी पड़ेगी उतनी गुलामी होती चली जाएगी, जितनी गुलामी होती चली जाएगी उतना आपका घर खाली होता चला जाएगा और आप दुनिया में अकेले होते चले जाओगे। ये सिचुएशन इनको पता थी, इसीलिए हर आदमी को कर्जा देना इनका टारगेट है। इसीलिए वो क्या कहेंगे, आपका सिबिल इतना है, खाते में इतने पैसे पड़े हैं, आपको 2 लाख का लोन ऑफर कर रहे हैं। आपने गलती से 2 लाख का लोन ले लिया, 2 लाख की किस्तें आपने 4 किस्तें दी नहीं, इतनी देर में बोलेंगे जी 2 लाख का और ले लो। आपने उसकी किस्तें भी देनी स्टार्ट कर दी तो बोलेंगे जी और ले लो 5 लाख का। अब आपका सिबिल स्कोर बढ़िया हो गया, अब आपको 15 लाख का सैंक्शन हो रहा है। आपको उस लेवल तक पहुंचाना है जब आप अपने कर्जे की किस्त चुका ही ना पाओ। हर आदमी को उस लेवल पर लेकर जाना है। इसीलिए पुराने मकान पर लो, अपने घर पर लो, दुकान पर लो, डंगरों पर लो, ट्रैक्टर पर लो, कार पर लो, किसी पे लो, और कुछ नहीं है। 10वीं की डीएमसी पे लो, 12वीं की डीएमसी पे लो, स्टार्टअप इंडिया पे लो, नए उस पे दुकान पे लो, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे लो, एमएसएमई पे लो, लघु उद्योग के नाम पे लो, अपना प्रचार करने के नाम पे लो, खेती करने के नाम पे लो, जिस पे लेना है लो, और कुछ नहीं है तो आधार कार्ड पे ले लो 10,000 का। क्यों जी? लोन ले लो, लेकिन लोन चाहिए आपको, लोन देना है पक्का, क्योंकि आप लोन लेंगे तो ही तो गुलामी होगी। ये पूरा खेल चलाया और ये लंबा चलाया। अब आप गौर फरमाएंगे, अगर आपको ये दिख रहा है कि ये सब समाज ने किया तो फिर हम कभी इनसे लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको ये लगे कि समाज कौन था और समाज ने किया कैसे, आपके यहां एक्सेप्टेंस कैसे आई कि किसी ने किसी की लड़की छेड़ दी गांव में और गांव चुप रह गया, ये एक्सेप्टेंस कैसे आई? जबकि हमारे यहां तो कल्चर ये है कि बच्चे सबके साझले होते हैं और बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, बेटी तो खास तौर पे होती है। हमारे तो गांव में सबसे गरीब आदमी की हो, चाहे किसी कास्ट का आदमी हो, उसकी बेटी अगर किसी गांव में ब्याह रखी है और हम उस गांव में चले गए और हमें पता लग गया कि हमारे गांव की एक बेटी है, हम बिना उसको मिले उसके घर जाए हम तो आते नहीं है कभी भी, क्योंकि हम तो बेटी को तो सबको अपनी बेटी मान रहे हैं। उस कल्चर के आदमी ने रेप कल्चर को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? वो इसलिए क्योंकि आपके हाथ में ये जो बड़ा सा जूत पकड़ा रखा है ना, जिसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं, ये ऐसे बजती है सिर में, ये जूत बजता है, यानी जो इसमें देख रहे हो वो असल में हमारे सिर में बज रहा होता है और ये हमको बता रहा होता है कि ठीक है, नॉर्मल है, लड़की कपड़े नहीं पहन रही, छोटे पहन रही, बड़े पहन रही, मतलब किस टाइप के पहन रही, कहाँ शादी कर रही, 2 के साथ शादी कर रही, 10 के साथ कर रही, तलाक हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, IVF में चले जाओ, आपको जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो सबको हो रहा है, कोई नहीं बीमार है कोई बात नहीं, ये यूट्रस निकालना पड़ा कोई बात नहीं, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई कोई बात नहीं, तो सबको हो नहीं रहा। हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया क्योंकि टीवी में इतना ज्यादा आने लग गया।
लड़का लड़के को आजकल प्रेम कर रहा है टेलीविजन में, जितनी फिल्में आ रही है एक फिल्म भी ऐसी नहीं है जिसमें लड़के और लड़के का प्रेम नहीं दिखाया जाता। बहुत मेहनत करी जितेंद्र की लड़की ने, एकता कपूर ने, बकायदा पूरा वो मिला उसको, मतलब बल्कि हमारे मुख्यमंत्री, मेरे हरियाणा का मुख्यमंत्री खच्चर साहब, सॉरी खट्टर साहब, फिसल जाती जबान ना कभी कभी, चमड़े की जबान है फिसल जाती। वैसे हरियाणा वाले खच्चर ही बोलते हैं इसलिए मुंह से निकल, वो असल में क्या होता है, ए फॉर एप्पल होती है ना, जैसे वो ए फॉर एप्पल है तो एप्पल जब आप बोलते हो तो एप्पल की तस्वीर आती है, और मेरे मुंह से खट्टर निकलना होता है, तस्वीर खच्चर की बन रही होती है तो मुंह से खच्चर ही निकल जाता है कई बार, इसलिए माफी मांगता हूँ भाई। तो वो ठीक है, तो सार्वजनिक जीवन में ऐसे ठीक नहीं रहता, पर निकल जाता है तो गलती, माफी मांगने में कुछ नहीं होता, नहीं माफी मांग लेनी चाहिए, बुजुर्ग आदमी है वैसे थोड़ी बेइज्जती करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ वो कैसा है, एक सलमान खान का एक बिग बॉस करके एक प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम में एक वाहियात आदमी जो मतलब या जो क्या कर रहा है, मतलब ड्रग्स भी हो सकता है लेता हो वो, लेकिन जुआ तो वो पक्का खेलता है, अश्लील उसकी भाषा, इतना गंदा बोलता है, वो वहां से जीत करके आया हरियाणा का लड़का। उसको सम्मान करने के लिए 2 लाख लोगों की भीड़ बुलाई और उसको मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहा है, उसका हाथ पकड़ के ऐसे जैसे रैली करते हैं वैसे, और हम बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये आदमी को वहां बिठाया था, इस आदमी ने पूरा कल्चर खराब कर दिया। अब सारी मीडिया उसको छापेगी, सारे अखबार उसको छापेंगे, पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट होगा, हर आदमी के वहां जाएगा कि सम्मान कैसे लोगों का हो रहा है, जो मतलब जुआ खेलते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं, जिनके इंटरनेट पे फॉलोअर होने चाहिए बस, बाकी चाहे वो किसी लायक ना हो समाज के, उनका प्रमोशन सरकार करती है। हम जैसे लोग जो जल जंगल जमीन जानवर बचाने की बात करते हैं, जो शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और गांव बचाने की बात करता है, उसको जेल होनी है पक्का। हाँ, एमपी भी वही बन रहे हैं, एमएलए भी वही बन रहे हैं, हर पार्टी में ऐसे लोगों का हुआ। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है ये कोई अचानक से आया हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, ये लाया गया स्ट्रक्चर है। आपके गांव को बर्बाद करने के लिए जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं ये की जा रही हैं, आपके बच्चों की सोच जैसी बनाई जा रही है वो बन रही है। वो बच्चे पगड़ी ऐसे ही नहीं त्याग रहे हैं, आपके बच्चे समाज को गांव को छोड़कर ऐसे ही नहीं भाग रहे हैं, ये प्लानिंग के साथ हो रहा है। अब आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है बुजुर्गों, ये होने दिया जाए क्या? ये अगर ये इतना षड्यंत्र प्लानिंग से हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई अवतार थोड़ी आएगा, ये तो यहीं के लोगों को करना पड़ेगा जनाब, ये तो यहीं के लोग करेंगे ना। योजनाबद्ध बर्बादी को रोकने का तरीका योजनाबद्ध लड़ाई से होगा ना, प्लानिंग से ही तो रोक प्लानिंग से लड़ने वालों के साथ तो प्लानिंग से ही लड़ना पड़ेगा ना। हमारे लोग क्या करते हैं, इमोशनल होकर लड़ते हैं, प्लानिंग से नहीं लड़ते। और इमोशनल वाली लड़ाई एक बार ले 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 ले, ले हुर्रे तो कर देती है, लेकिन वो जीत नहीं देती। हम हरियाणा वाले भी ऐसे ही हैं, अपा पंजाब वाले भी ऐसे ही हैं। वो दलाल हैं उनके, अर्दली मतलब गुलाम है वो। मैं तो जब मेरे मुंह से मोतीलाल, मैं तो कभी भी नाम नहीं लेता, जो उधर बैठा है ना दिल्ली में, मैं तो मोतीलाल ही बोलता हूँ। मोतीलाल से थोड़ा फीलिंग आती है पालतू कुत्ते की, वो ऐसे अडानी अंबानी के पालतू कुत्ते की तरह। अब मैं अडानी का पालतू कुत्ता बोलूं आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा हूं, है ना। बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते ना, गलत काम करने वालों को ग्लोरीफाई करना। अगर कोई अभिनेता, अगर कोई मुंबई में बैठा हुआ आदमी जिसको हमारे बच्चे वो मानते हैं कि ये मिलियंस में फॉलोवर हैं और ये इनको अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, वो हमारे बच्चों को कबाड़ खाना सिखा रहे हैं। जिन हीरोइनों को हमारी बच्चियां आदर्श मानती हैं, वो हीरोइन लड़की और लड़की आपस में किस करके टीवी पे आकर के दिखा रही है कि तुम्हारे लिए ये नॉर्मल है, अपना लिंग परिवर्तन करना नॉर्मल है।
नीच से नीच हरकत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं और हमारी बच्चे देख रहे हैं तो उनको लगेगा नॉर्मल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब ये नॉर्मलाइज नहीं करने का टाइम है। जो ये क्रिकेट का भगवान जिसको बनाया और जो ये महेंद्र सिंह धोनी जिसको इतना चढ़ाया, वो लोग, आप विराट कोहली जैसे लोग, ये क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? ड्रीम 11 पे 3 पत्ती खेलो, ड्रीम 11 पे सट्टेबाजी करो। ये हमारे बच्चों को सट्टा खेलना सिखा रहे हैं। 24 घंटे हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में क्या देख रहे हैं? या अश्लील वीडियो देख रहे हैं। आप फेसबुक चलाओ, फेसबुक पे अचानक आपके सामने ऐसी वीडियो आएगी जो आपने देखनी चाहिए नहीं थी, जबरदस्ती आएगी, तो वो आपकी बेटी बेटा के सामने भी तो आ रही है। अब आप वो चला रही है, वो आपके हो रहा है। उसके बाद वीडियो गेम कैसे हैं? या तो उसमें बंदूक चल रही है दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, या उसमें सट्टेबाजी हो रही है, या उसमें वैसा करने, जैसे सरकार ने बोला था ना, ऐसे करोगे तो यहां जा सकते हो, ये वाले लगाओगे सर्टिफिकेट तो यहां जा सकते हो, वैसी उसके अंदर गेम बन रही है कि ये वाला टास्क पूरा करोगे तो पॉइंट मिलेंगे, ये वाला टास्क पूरा करोगे तो ये मिलेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है वहां पर पे। नौकरियां अभी क्या है सरकार के अंदर? आपको ग्रुप डी लगाना है, चुनाव 24 में है, उससे पहले कहेंगे 8000 भर्तियां कर दी हमने ईमानदारी के दम पर, और उसको गा करके वो लोग वेव बनाना चाहते हैं। नहीं चलेगा साहब। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे लोग जो जगाने निकलते हैं समाज को, फिर समाज अपने आप काम करने से भागने के लिए, अपनी मेहनत करने से डरने के लिए फिर ये कहता है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कटना तो तुम कट जाना, लालच तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम अगर बिके तो हम बचे रहेंगे, हम पाक साफ बचे रहेंगे। हर आदमी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना साहब। आप इस गांव को अगर बचाना चाहते हो, इस गांव की सोच बदले बिना बचा लोगे क्या? सोच बदलने के लिए कितनी बार बात करनी पड़ेगी? अपने को 2 बार में क्या पता ना समझ में आए, 3 बार में आ जाए, 4 बार में आ जाए, 10 बार में आए। इस बात को इतना कॉन्टिन्यूअसली बोलना पड़ेगा कि जब तक गांव के आखिरी बंदे को नहीं समझ में आ जाए कि तेरा समाज बचाएगा तुझे, सरकार तो लपेटेगी। क्योंकि सरकार नहीं है, वो प्राइवेट कंपनियों के दलाल बैठे हैं वहां, फार्मा कंपनियों के दलाल बैठे हैं, ये इंडस्ट्री के दलाल बैठे हैं, इंटरनेट के। अब कौन सी कंपनियां, कौन सी दुकानें चल रही हैं? अगर आप देखोगे तो किसका बिजनेस चल रहा है? जो इनके प्रोपेगेंडा चलाने वाले बिजनेस है। इंटरनेट जहां से चलता है, मोबाइल जहां से चलता है, टीवी जहां से चलता है, लैपटॉप जहां से, स्क्रीन जहां से चलती है, या तो वो बिजनेस चल रहा है। फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ बंदा, या फिर वो बिजनेस चल रहे हैं। खेत में भी टेक्नोलॉजी से वाला बंदा है तो वो बिजनेस चल रहा है। इसके अलावा जहां पैसा आपके गांव के आदमी को मिले या स्थानीय लोगों को मिले, वो सारा का सारा बिजनेस बंद हो रहा है। कल की खबर है, परसों की, सरकार ने पंजाब में घरों में खुले हुए बुटीक को, 400 बुटीक को आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस भेजने का काम चालू किया। 1200 है, वहां 400 आया। देखिए ये किस लिए है? ताकि हर आदमी के अंदर ये फीलिंग आए कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। इस फीलिंग से बाहर निकालना पड़ेगा ना उन लोगों को। और ये लड़ने के लिए कब आएगा? जब किसान बुटीक वाले की बात करेगा, बुटीक वाला किस रोडवेज की बात करेगा, रोडवेज वाला LIC की करेगा, LIC वाला रेलवे की करेगा, रेलवे वाला इधर से जो भी गलती हो रही है किसान की करेगा। जब हम सारे मिलकर के एक दूसरे तबके की बातें करेंगे, तब जाके अपन बच सकते हैं जनाब। कोई भी आदमी है, हाथ का काम वही तो कर रहा है जी। शुभम, हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को ऐसी प्रोग्रामिंग करी गई है, प्रोग्रामिंग है ये सारी। क्योंकि आपके टेलीविजन पर ये चला, 1 मिनट आप फिर कर, टेलीविजन पर ये चला कि ये टैक्स की चोरी करते हैं। पहले उनको नोटिस भेजा जाएगा, वो पक्के रजिस्टर नहीं बनाते हैं, वो पक्के बिल नहीं देते हैं, ऐसा बताया गया। हमको बिल देना ही नहीं है। अगर आपको इसका समाधान ढूंढना है तो हमको बैंकिंग सिस्टम को ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। और ये बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। ये पहले से प्लानिंग चल रही है। जैसे मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, मैं दीवार के परली पॉइंट से आया हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बैंकिंग पूरी डूबने वाली है। इसीलिए आपके पास पिछले 3-4 साल से लगातार आपको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, साइबर अटैक करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले, साइबर मतलब बैंकिंग खाली हो जाएगी, OTP किसी को मत देना, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। ये इसीलिए दिया जा रहा है। फिर आपको खबरें दी जाएंगी
कि भाई कोयला खत्म हो गया है, बिजली की किल्लत पड़ने वाली है, बिजली महंगी होने वाली है, खुद कोयले के भंडारों में आग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोयला हमारे पास कम है और बिजली कम पड़ेगी। बिजली मतलब अडानी पाकिस्तान को बिजली बेच रहा है 4 रुपए प्रति यूनिट और भारत को बिजली बेचता है 7 रुपए प्रति यूनिट, और हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो क्या रहा है, बिजली की किल्लत कहां से हो जाएगी। नहीं, ये प्रोग्राम किया जा रहा है हमको ताकि हम इस बात को भी नॉर्मलाइज करके ये माने कि जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, ताकि आपके लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ मैं आपको बता दूं आप सबके लिए। अगर आप नहीं माने ना, अगर आप नहीं सरकार की बात को अगर आपने चुपचाप नहीं माना, तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रगड़ने का पूरा प्लान कर रखा है उन लोगों ने कि कब उन्होंने खालिस्तान पर मुद्दा उठाना है, कब उनको दंगे कराने हैं। अगर दंगे से भी बात नहीं बने, अगर ये लोग अपने भाईचारे को फिर बचा गए, अगर ये फिर से नहीं लड़े, कब पानी पर लड़वाना है हरियाणा पंजाब को, ये सब सोचा हुआ है उन्होंने चुनाव से पहले क्या क्या करना है। बट अगर ये फिर भी नहीं लड़े तो इधर से भाखड़ा डैम और उधर से टिहरी डैम, 2 बादल तो फाड़ दो, वहां 2 बादल वहां फूटे नहीं, डैम टूटे नहीं, और पूरा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 20 फुट ऊंची पानी की दीवार में बह जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे ये। हाँ हाँ, डिस्ट्रक्शन कर दी। जहां पानी चाहिए वहां पानी आएगा नहीं, और जहां पानी नहीं चाहिए वहां पानी जरूरत से ज्यादा आएगा। जैसे कुछ लोग कहते थे, अभी मेरे को एक सवाल पूछा था कल किसी ने, उन्होंने कहा कि अभी कल क्यों पूछा था, आज ही वहां अंदर बैठे थे तो हमारे बुजुर्ग थे, कौन थे वो अंदर थे, सिंह साहब थे पीछे बैठे हैं, वो कहने लगे कि जी किसान ने मेहनत करी, सारी ऑर्गेनिक भी लगाई, फलाना भी किया, मेहनत करके वो पानी भी दिया, सारा फसल बहुत बढ़िया खड़ी है, अचानक से बारिश आकर के, हड़ आकर के, तो बाढ़ आकर के वो खराब हो जाए तो उसमें किसकी गलती है। मैं आपको बता देता हूं सिंह साहब, हार्प टेक्नोलॉजी है, HAARP, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाओगे, 1960 के दशक से ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, जहां चाहे जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकते हैं, जहां चाहे जितनी चाहे बारिश रुकवा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे केमिकल की बारिश करवा सकते हैं। जिस तरह के हालात पैदा करना, चक्रवात लाना है, तूफान लाना है, आंधी लानी है, वो सब कुछ कर चुके हैं पहले से, ये पूरा प्रैक्टिकल कर चुके हैं, समझे जी। मतलब आपको अगर रगड़ना है तो इनके हाथ में ऐसा हो गया है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि गांव के गांव खड़े होंगे और बिना समझाए निकल लिए तो फिर आधे बीच में लड़के आएंगे। हाँ, वो मानते हैं, सरेआम बोलते हैं, दुबई में हमने इतनी बारिश करवा दी, दुबई में जहां पानी की जरूरत थी हमने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान में इतनी बारिश करवाई है, इंडिया में इतनी बार बारिश करवाई है क्योंकि पानी की जरूरत थी वहां पर। वो ये आपको बता रहे हैं। और जितना भी सत्यानाश होगा प्लानिंग से होगा, बताकर करेंगे, जो भी काम होगा बताकर होगा। इसके गहराई में जाने के लिए लंबी रिसर्च करनी पड़ती है कि इन लोगों से आप कैसे लड़ोगे, आप इनको कैसे समझोगे। हम जब इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जब देखते हैं कि इससे बचने का तरीका क्या है, मतलब क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ है हर तरफ, इस जाल से बचने का तरीका क्या है, यही इंपॉर्टेंट है ना जी। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस जाल से बचने का तरीका क्या है। अगर ये समझ में आ जाए कि पहली बात तो ये समझ आ जाए पूरे गांव को कि ये जो हो रहा है ये अपने आप से नहीं हो रहा है। आप थाने में गए, आपको वहां मुलाजिम पूरे नहीं है, वहां आपका केस लटका पड़ा है, वहां पर काम कैसे होता है पता है आपको? हर गांव के अंदर पुलिस वालों की मदद से कुछ चोर, कुछ उनके मुखबिर और कुछ नशा बेचने वाले, ये 3 तरह के लोग आपके हर गांव में हैं जिनकी सीधी सेटिंग प्रशासन और पुलिस के साथ है। आपके गांव में 2 लोगों का झगड़ा हो गया, झगड़ा होते ही पूरे गांव को पता है गलती किसकी है। मान लो गलती इनकी है, ये मजबूत आदमी थे, इन्होंने गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार कर दिया। अब उस जो दलाल है उस दलाल को मालूम है कि गलती इनकी है। अब ये सीधा बिना कुछ कहे इनके पास पहुंच जाएगा, मेरी SHO से बात हो गई है, इतने पैसे लगेंगे, तुम्हारा केस हल्का कर देंगे, ठीक है जी।
किसी के ऊपर नाजायज पर्चा कराना है, किसी का पर्चा हो रखा है और उसको असलियत में सजा नहीं होने देनी है, वो सब सेटिंग है। इतने रुपए लगते हैं, कुछ एक हिस्सा इसका होता है, एक हिस्सा उसका होता है। आपके और डर बिठाने के लिए चोरियां होती हैं, आपके घरों से सोना चांदी पैसा निकालने के लिए बैंकों ने चोरियां करवाई। कभी अगर जेल गए हों आप में से तो आपको पता चले, जेल में जब हम जाते हैं तो वहाँ अगर किसी चोर से पाला पड़े तो चोर बताता है, मेरे को तो 2-3 बार जाने का मौका मिला तो मुझे पता है कौन कौन टाइप का क्रिमिनल कैसा होता है, तो चोर अपने आप से बताते हैं सबसे सेफ क्राइम है चोरी, सबसे सेफ क्राइम, ना तो किसी को मारना, ना किसी के साथ अत्याचार करना। चोरी करो और चोरी करने जाओ तो पहले एसएचओ को बता के जाओ, ठीक है। आमतौर पे बता के जाते हैं कि भाई इतनी चोरी करने का प्लान है, फलानी जगह में अपनी ड्यूटी कहीं और लगवा लियो, तो वो उधर से अपनी सेटिंग कहीं और लगाते हैं, चेकिंग कहीं और चालू कर देते हैं, चोरी कहीं और होनी होती है। चोरी हो गई, सेटिंग होती है कि 40-60 की रेशो में या 50-50 की रेशो में। सजा केवल तब होगी जब चोरी का सामान रिकवर हो जाएगा। चोरी के सामान रिकवरी बिना तो साबित नहीं कर पाएगी पुलिस की ये चोरी करी है इसने, तो रिकवरी का सामान कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि 50% जो है आईओ को देने का करार पहले हो चुका है, सेटिंग पहले 50-50 या 60-40, 60 मेरा 40 तेरा, बात खत्म। तो बाहर आया, अंदर गया, जमानत पे महीने बाद 1.5 महीने बाद जब चार्जशीट दाखिल करी उसने, बाहर आया, बाहर आके सामान उसको दे दिया, जैसे उसको दिया पुलिस वाले ने बोल देना चेकिंग करी ये नहीं था, बस छुट्टी, 2-3 महीने की जेल में, अपना सबसे सेफ क्राइम। तो बैंक वालों ने, पुलिस वालों ने मिल करके आपके गांव में चोरियां करवाई, तो आपने पैसा बैंकों में रखना स्टार्ट कर दिया, फिर आपको रास्ते में लूटना स्टार्ट करवाया। अभी कहां कोई वो लूट सारी खत्म हो गई अचानक से, क्योंकि जब आपके एटीएम हर आदमी के हाथ में आ गया तो वो चोरी खत्म। अब आपको डिजिटल करेंसी में तब्दील करना है, तो अब आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होंगे, चोरी होगी, वो तरीका होगा चोरी का दूसरे टाइप का। ऑनलाइन फ्रॉड होने के चक्कर में वो बोलेंगे ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होंगे अगर और डिजिटल करेंसी हो जाएगी तो। समझ गए जी? मतलब इट्स ऑल प्लान, ऐसे चलता है, हमको नहीं आता है समझ में। फिर वो जो ड्रग्स है, आज तक किसी ड्रग्स डीलर को, किसी ड्रग्स बेचने वाले को सजा नहीं होगी। कोई छोटा मोटा फंसेगा, कोई मेरे जैसा, आपके जैसा जो रगड़ना ही है, जो पुलिस के साथ ज्यादा शानाबत्ती करता है, उसको तो उन्होंने रगड़ना है। अदरवाइज जो आराम से अपना हिस्सा पहुंचाता रहता है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उसको कुछ कह दिया तो उसके मालिक तक जाएगी, उसके मालिक से उसके मालिक तक जाएगी, और असल में जो ड्रग्स असली सप्लाई कर रहा है वो पुलिस का ही मालिक है और वो वहीं से बैठा है। इसलिए अफगानिस्तान से सीधा रोड बन चुका है यहां तक आने का, कि समंदर में कई बार ड्रग्स डूब जाती थी या पोर्ट पे पकड़ी जाती थी तो वहां थोड़ा दिक्कत होती थी, तो अब रोड से सीधा बाय रोड आएगा, टेंशन नहीं है, ट्रक का नंबर नोट हो जाएगा, वो ड्राइवरलेस है। इसके लिए बड़े बड़े हाईवेज उन्होंने बना दिए हैं जहां ना तो किसान का ट्रैक्टर अलाउड है, ना मोटरसाइकिल अलाउड है, ना आपकी बुग्गी अलाउड है। वहां केवल ड्राइवरलेस या ड्राइवरों हाई स्पीड से चलने वाली कारें ही अलाउड है, वो आपसे पूछे बिना बनाए। जैसे 1947 से पहले अंग्रेजों ने जो रेलवे ट्रैक बनाए थे, वैसा ही ट्रैक अभी जो नए एलिवेटेड ट्रैक बने हैं वो है, सेम पैटर्न। वो पैटर्न क्या था, उनको हमारा माल ढोना था तो उन्होंने वो रेलवे के ट्रैक बनाए, उस पे एक रेलगाड़ी चलती थी सवारी ढोने के लिए और 10 गाड़ियां चलती थी माल ढोने के लिए। इस पर भी एक गाड़ी चलती है जिसको वो लोग नई हाई स्पीड वाली ट्रेन बोलते हैं। एक ट्रेन चलती है पूरे दिन में, और उसके बाद पूरा दिन अगर जाओगे डबल कंटेनर वाली हाई स्पीड वाली सामान ढोने वाली गाड़ियां ही चल रही हैं, पोर्ट से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर पोर्ट तक, और कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इनका सामान ढोया जा रहा है, पैसा हमारा लगा। अग्निवीर हमारे पैसे से ट्रेनिंग हो रहे हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये रोड हमारे पैसे से बन रहे हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। पूरा भूमि अधिग्रहण कानून, पानी का कानून, बिजली का कानून, बीज का कानून, पुलिस आइडेंटिफिकेशन क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग एक्ट और पेंडेमिक ट्रीटी और हेल्थ नया हेल्थ बिल, इनके बारे में तो आपको मालूम ही नहीं है। इनका जो स्थानीय पानी को कंट्रैक्ट दिए एचसीआई से, वो ट्रांसपोर्टेशन के सारे उनको दे दें, क्योंकि एक रेट था जो फूड ग्रेन की
ट्रांसपोर्टेशन, मैं ये कह रहा हूं, ये अगर ये तो मैंने देखो, हम 2 दिन में तो ये पूरा कहानी आपको बता ही नहीं पाएंगे। इन कहानियों को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कानून पढ़ेंगे जो खेती के 3 कानूनों में लिखा हुआ था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो था पहले कानून में, उसमें लिखा था यदि देश के अंदर कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या अकाल पड़ जाए या कुछ भी युद्ध की स्थिति आ जाए, उस केस में आप वैल्यू चेन पार्टनर और कंपनी और एक्सपोर्टर से वो नहीं मांग सकते, अनाज नहीं मांग सकते। और जो अडानी को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, यहां भी है, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है सरकार ने ये क्लॉज लगा दिया है कि अगर अडानी सरकार के एमएसपी की कीमत पे करके उसको अपने पास रखना चाहता है तो रख सकता है। अगर अडानी के पास अनाज रखा है और वो ये कहता है कि मुझे तो चाइना से इतने लाख मीट्रिक टन का ऑलरेडी ऑर्डर आया हुआ है, तो देश में चाहे लोग भूखे मर रहे हो, सरकार उससे जबरदस्ती अनाज नहीं ले सकती। यानी अनाज ले सकती है उस आदमी से जिसके पास अनाज खुला पड़ा हो और वो किसान के पास होता है। और किसी भी शहर के पास 1 हफ्ते से ज्यादा का कुछ भी नहीं है, ना पानी, ना राशन, ना खाने का, ना पीने का, ना हगने का, ना मूतने का, कुछ नहीं है 1 हफ्ते से ज्यादा। इसका मतलब 1 हफ्ता का लॉकडाउन और शहर के लोग फिर से गांव पे आएंगे और फिर गांव में दोबारा यही हाल होगा। और उसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं, क्लाइमेट लॉकडाउन की भी तैयारी कर रहे हैं, अगली बीमारी की भी तैयारी कर रहे हैं। जो पिछला केमिकल शरीरों में डाला था उसके रिएक्शन इतने तगड़े हो रहे हैं कि अब लोगों को आपके गांव में ही गोड्डे टूटते हुए, थकावट वाले, मेमोरी लॉस, आंखों का लॉस, दांत लॉस, सिर लॉस, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में दिक्कत, कंसीव होने में दिक्कत, ये रेगुलर हो रहा है। ठीक है जी। अब वो आपको कह रहे हैं कि आगे एक और बीमारी आने वाली है जिसमें 6-7 गुना मौतें होने वाली हैं। वो असल में बीमारी नहीं, वो इसके साइड इफेक्ट की लिमिट आ रही है। वो समय आ रहा है जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि कितने टाइम में कितने % लोग टपकने वाले हैं। 30% लोगों को लगा हुआ है असली केमिकल, 70% को लगा हुआ है प्लेसिबो। वो जो 30% हैं वो टपकने ही वाले हैं, टपकेंगे नहीं तो परमानेंट बीमार हो जाएंगे। यानी जिसके भी शरीर में लगने के बाद बुखार आया था, एलर्जी हुई थी, खारिश हुई थी, सोजिश हुई थी, उसका समझ लो उसका नंबर आ गया, या कैंसर डिटेक्ट होने वाला है, या हार्ट अटैक होने वाला है, या ब्रेन हैमरेज, या फिर आप परमानेंट बीमार, शुगर, बीपी, लीवर, कुछ ना कुछ खत्म। और ये पूरी प्लानिंग से हो रहा है। अगली पीढ़ियों को कैसे बचाओगे? क्योंकि अब ये लोग अस्पतालों में पैदा होते ही ठोकते हैं। और अब आपके नए हेल्थ कार्ड बनाने पर किस तरह से ये जो आपका नया मुख्यमंत्री है कितना जबरदस्त लगा पड़ा है सारा डिजिटल डाटा करने पे। ये सारा WHO का दलाल बन के काम कर रहा है। लेकिन आपको सारी ट्रांजैक्शन अंगूठे से हो रही है। एग्जैक्टली। आप अपना अंगूठा दिखाओ, अंगूठा उस मशीन पे रखो, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसके अंदर आ जाएगी। ये मेडिकल हिस्ट्री WHO को डेटा देने के लिए है। ये अगर मोहल्ला क्लिनिक आ गया है तो अब आपके यहाँ से आशा वर्कर का काम खत्म हो गया। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर इसी काम के लिए लगाई थी। जो इन्होंने ICDS का प्रोग्राम चालू किया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का, वो डेटा इकट्ठा करने का ही काम था, वो हो गया। अब आपके जहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक आते जाएंगे वहाँ से आशा वर्कर और ये निकल जाएगी। क्योंकि आने वाले वक्त में गाँव वाले आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को तो पीटने वाले हैं, सही बताऊँ। क्योंकि जिनके घर में मौतें होंगी सारा कसूर इनका निकलेगा। क्योंकि तब ये बकवास किया करती थी क्या कि अब तो फ्री में लग रहा है, फिर 5000 लगेंगे, देख लो पेंशन नहीं मिलेगी, देख लो राशन नहीं मिलेगा, देख लो ताऊ जहाज की टिकट नहीं मिलनी तेरे पुत्र नु है, रेल की टिकट नहीं मिलनी, बस दी नहीं मिलनी। ये सब वही बोला करती थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग अपने प्रोपेगेंडा को आप ही के बच्चों के माध्यम से करवाते हैं। जो पुलिस वाला आपको डंडा मार रहा था वो आप ही का भाई भतीजा बेटा था। जो आंगनबाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, जो डॉक्टर था, जो मास्टर जी जबरदस्ती कर रहे थे, जो राशन वाला था कोटे वाला, वो सब आपके ही बच्चे थे। और हर चीज आदमी लेस होने वाली है, हर चीज
मतलब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बैन हो गई, रोडवेज प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, अब आपके पास मेट्रो चला करेगी। मेट्रो भी बिना ड्राइवर, बिना कंडक्टर, बिना आदमी के है, जाओ, सब अंगूठे से कनेक्टेड है। ठीक है जी, सस्ती लेबर, सस्ती लेबर, हाँ, कहाँ का लेबर नहीं चाहिए उनको जी, अब नहीं चाहिए, वो हो गया काम। वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थर्ड था ना, उसमें हो लिया। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, यहाँ लेबर नहीं चाहिए, यहाँ रोबोट अपना काम इंटेलिजेंटली अपने आप कर सकता है। 10,000 लोगों के स्टाफ था फ्लिपकार्ट के पास, अमेजन के पास, सब हटा दिए उन्होंने। आप जाओ एयरपोर्ट के आप एयरपोर्ट पे जाइए, आप एयरपोर्ट पे आप अंडर किए, आपने बटन दबाया, आपका वो निकल आया, पार्किंग का पॉइंट निकल आया, ठीक है। उसके बाद अगर वहां आगे बंदा नहीं बैठा है तो स्कैन करो, आपके उस स्कैनिंग आपका अंगूठा लगाओ, आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाएगा। आप डीजी यात्रा में कर रहे हो, अंदर एंटर करो, अंदर एंटर करते टाइम क्या होगा, आप चेहरा देखा, आधार कार्ड के साथ आपका वीजा, पासपोर्ट सब कनेक्टेड है, आपका सारा उसके अंदर, कोई जरूरत ही नहीं है फालतू किसी को कागज दिखाने की। तो आप तो पढ़ा, ये तो बड़ी अच्छी वाला है। हाँ, फार्म वाली लेबर नहीं चाहिए। अभी हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, वो ड्रोन आए नहीं है, जिसको अभी नरेंद्र मोदी कह रहा था कि ड्रोन से हम खेती करेंगे, वो है असल में, गलती से बोल दिया नरेंद्र मोदी, मोतीलाल बोल रहा था कि अभी इसमें खेत में हम लोग ड्रोन से खेती करेंगे, और वो जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। वो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी असल में जॉन डीरे ट्रैक्टर की है, और जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अल्टीमेटली वहीं जा रही है। अब आपके मोबाइल पर जितना डेटा है, आप कितना पैदल चलते हो, कितना ड्राइव करते हो, कितना बाइक से चलते हो, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन करते हो, कैसी कैसी दुकान से खरीदारी करते हो, कितनी देर तक मोबाइल पे फोन पे बात करते हो, कितनी देर फेसबुक चलाते हो, कितनी देर यूट्यूब चलाते हो, कितनी देर इंस्टा चलाते हो, कितनी देर क्या देखते हो, कैसी वीडियोस को लाइक करते हो, कैसी वीडियोस को शेयर करते हो, कैसा कुछ करते हो, आप कैसे लोगों के बीच जाते हो, आपकी लोकेशन सबकी आई हुई है। ये सारा एल्गोरिदम बनता है, उसके बेसिस पर आपका लाइफस्टाइल बनता है, उसके बेसिस पर आपके सामने एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उसके बेसिस पर वो तय करते हैं कि इतने प्रतिशत लोगों का लाइफस्टाइल ये है, तो अब अखबार में इतना छाप दो, इतने कदम से कम चलने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा, हम अपने आप और मेरे को भी हो सकता है भाई, इतने कदम तो मैं भी नहीं चलता, मैं भी नहीं चलता, मैं भी नहीं चलता, आपको वो सच्ची लगने लग जाएंगी। इट्स ऑल टू मैनिपुलेट योर ब्रेन, बेसिकली सारा कुछ मैनिपुलेट करने के लिए है। और ये डेटा कलेक्शन का काम कौन कर रहा है, ये एंड्रॉयड कर रहा है या फिर आपका लैपटॉप कर रहा है, और एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट का सारा डेटा वो भी बिल गेट्स के पास ही है। तो मतलब वो बिल गेट्स जो है वो आपका खेती का डेटा भी ले रहा है, वो आपकी जमीनों का भी ले रहा है, वो आपके मोबाइल का, आपके जीवन का भी ले रहा है, आपके पूरी फैमिली का ले रहा है, आपके खर्चे का भी ले रहा है, आपकी आमदनी का भी ले रहा है, आपकी मूवमेंट का भी ले रहा है। तो आपकी मूवमेंट, आपका खाना पीना, मतलब जो भी है सब कुछ जो है वो आपका डिजिटलाइज करके ये लोग पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए है। कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि वो सबको मार देंगे, हमने ये किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला हमारे में से कि ये मारने वाले हैं। हम ये कहने वाले हैं कि इनका एक ही पर्पस है, टोटल कंट्रोल और टोटल डिपेंडेंसी, यानी आप इनके ऊपर निर्भर रहो और इनके कंट्रोल में रहो, फिर उन्होंने जो करवाना है वो करवाते रहो। आपको विस्थापित करना है, 100% विस्थापित करना है। अगर आप नहीं चाहते तो आपके गांव को बर्बाद, आप गांव से कैसे जाओगे? गांव में कमाई का साधन ना हो, पढ़ाई का साधन ना हो, गांव के आसपास इथेनॉल का प्लांट लग जाए, जमीन में कुछ भी ना पैदा हो, गांव के आसपास कोई शुगर मिल लग जाए, बदबू आती रहे, उसमें से राखी आती रहे, उससे भी बात ना बने, कोई डंप यार्ड बना दो गांव के नजदीक, कुछ भी बना दो, आपका जीना वहां मुश्किल होना चाहिए। अपराध बढ़ा दो, नशा बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, आप गांव छोड़ने लगो। गांव छोड़कर जाओगे कहां? क्योंकि जमीन तो ऑलरेडी सारी की सारी इनके हाथ में जा चुकी है। और एक और बात, व्यक्तिगत जमीन नहीं, आपके गांव के स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, शामलात की जमीन, चरागाह की जमीन, जोड़ की जमीन, रास्तों की जमीन, सारी जमीन ऑलरेडी सरकार अपने नाम कर चुकी है। तो गांव के पास ना सामूहिक जमीन बचेगी, ना अपनी जमीन बचेगी, ना बच्चे होंगे। तो अब आपको विस्थापित करके कहां भेजेंगे? ये बोलेंगे कि आपके हर गांव से 10-20 किलोमीटर या शहर के बाहर कहीं
पूरा गांव बसाया जा सके, ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए किसानों को सब्सिडी पे जमीनों पर बनाकर मकान दे रहे हैं 2 रूम सेट का, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत। वहां पर एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक गांव बसाया जा सकता है। और ऐसी सोसाइटियां जो ग्लोबल विलेज बनेगा, 2.5 लाख एकड़ जमीन जहां की रजिस्ट्री बंद हो चुकी है, सुनील ने आपको बताया, वो केएमपी के आसपास ग्लोबल विलेज जो बन रहा है, वहां पर सोनीपत एरिया में कितने कबूतर खाने खाली पड़े हैं, वहां विस्थापित आराम से आपको किया जा सकता है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट किस चीज़ की? आप स्किल लेके आओ, आपको क्या आता है, जितने बच्चे हैं आपके कंपटीशन कराएंगे, उसमें से जितनी पोस्ट होंगी वो मिलेगा, बाकी भाड़ में जाओ, बाकी नशा करो। हाँ, बाकी नशा करो, आपस में लड़ो, एक दूसरे को मारो, बाल नोचो, मार पीटो, क्या करो, आपकी सिरदर्दी है, उनकी नहीं है सिरदर्दी है। क्योंकि आपकी औलादें जब बर्बाद हो रही थी तब आप चुप बैठे थे, अब उनको क्या ठेका लेना। आपने ऐसे लोगों को चुना है, आप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। गलती उनकी कहाँ है भाई? गलती उनकी कहाँ है? उनकी क्या गलती है? वो तो कर रहे हैं ईमानदारी से, आप नहीं कर रहे कुछ भी। वो तो अपना काम देखो, वो जिनके गुलाम है उनके लिए कर रहे हैं वो। आप अपने टीचर को बोलोगे यार मेरे बच्चे को ये वाली पढ़ा दो सिलेबस, वो कहेगा ना जी ना, जो सरकार कहेगी अपन वो कहेंगे। सरकार क्या कहेगी? जो वो कहेगा बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन क्या कहेगा? जो उधर से बोला आएगा। तो आपका वकील है, जज है, नेता है, पुलिस वाला है, मास्टर जी है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, या कोई ड्राइवर है, कनेक्टर है, जो भी है वो करेगा जो सरकार कहेगी। और सरकार वो कहेगी जो उसको देने वाला, पैसा देने वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा दे रहा है इंडस्ट्रीज, वो कहेगा। और इंडस्ट्रीज क्या कहेगा? अडानी को अभी 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान क्यों हुआ था? क्योंकि उसको ये बताना था कि तेरी कोई औकात नहीं है, जब चाहे डुबो सकते हैं। विजय माल्या को डुबो चुके हैं, नीरव मोदी को डुबो चुके हैं, तेरे जैसे बहुत डुबो लिए। 11 लाख बिलियनियर देश छोड़कर, नागरिकता छोड़कर शिफ्ट हो गए हैं पिछले 6 सालों में। इस देश का सारा पैसा, सारा टैलेंट, जिसके भी गांव में जुगाड़ है, 1 किला बेचो, 2 किला बेचो, जिसके बच्चे में थोड़ी करने की अकल है उसी को गांव से भगा दो। क्योंकि करने वाले लोग और बोलने वाले लोग अगर इस देश में रह गए तो ये गांव बचा जाएंगे, इसलिए डरते हैं। इसलिए उनको पैकेज दे दो। अगर किसी का पता चल जाए इस बच्चे के पास टैलेंट है, उसको 5 करोड़ का पैकेज देके फटाक से अमेरिका बुला लो, 2 करोड़ का पैकेज देके वहां बुला लो। उसको यहां नहीं रखना, गांव में रह गया तो गांव बचा लेगा ये। इसलिए आपका गांव खाली करना ही करना है उनको। अब आपके ऊपर है, आप खाली होने दोगे कि नहीं होने दोगे। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, देखो जी, उसमें कोई डाउट उनको, आपको डाउट है तो बता दो। वो पूरा ईमानदारी से, वो आपके गुरुद्वारा साहिब में भी आएंगे, वो आपकी मैनेजमेंट कमेटी में भी घुसाएंगे अपना बंदा, वो आपके बीच भी लड़ाइयाँ करवाएंगे, वो आपके यहाँ भी पैसा या ड्रग्स कुछ भी मतलब घुसा देंगे, राजनीति घुसा देंगे, वो आपके गाँव की सरपंची में भी घुसाएंगे, वो आपके भाईचारे में भी कर देंगे, वो आपके परिवार में भी घुस जाएंगे, वो टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए आपके बच्चों के दिमाग में भी घुस जाएंगे। वो नहीं छोड़ने वाले, वो 24 घंटे अपने काम पर है। हम कितने घंटे लगाते हैं? हमारे पास तो यहाँ 2 दिन नहीं बैठने के लिए है, हमारे पास तो 2 दिन नहीं है बैठने के लिए, वो दिन रात इसी काम पे हैं। जिनकी औलादें मर रही हैं, जिनके लिए षड्यंत्र चल रहा है, जिनके खिलाफ सब कुछ हो रहा है, वो तो सोए पड़े हैं और वो 24 घंटे कर रहे हैं। तो लड़ाई के लिए एक ही रास्ता है, वो थोड़े से हैं, हम बहुत ज्यादा हैं। समझाने भर की देर है, समझने भर की देर है। पूरी बात समझ में आए बिना लड़ाई लड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। पूरी बात समझ में आने के बाद फिर हमको मालूम है इस स्टेप से ये वाला, अब हमको मालूम है कि ये पूरा का पूरी जो दीवार है ये इन पिलरों पे है, तो हमको कौन सा पिलर नीचे से निकालना है कि बिल्डिंग ध्वस्त नीचे हो जाए, पता लग जाए पिलर कौन से पे सबसे ज्यादा जान और कौन सा ज्यादा किस तरीके से बैठा है। बिना मतलब की जगह पे हथौड़े क्यों मारेंगे हम? ऊपर जाके छत पे काहे को लगो, नीचे से निकाल दो पिलर को। तो उसके लिए अपने पास पूरा ब्लूप्रिंट है, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आई होगी तो समाधान करना आसान है। प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई आएगी तो कैसे होगा? तो हमको एक एक करके एक एक पिलर को तोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि ये जो पंजाब और हरियाणा इकट्ठा हो जाए तो, क्योंकि इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। कल्ला हरियाणा नहीं लड़ सकता, कल्ला पंजाब नहीं लड़ सकता। लड़ना सीखे, इकट्ठा होना सीखे। मतलब पता लगा
मैं तो वहां हंसता हूं कई बार, मैं कहा ऐसे पागल लोग थे, पंजाबियों को हरियाणवी सिखा दी, वो लोग हरियाणवियों को पंजाबी कहना सिखा के, यहाँ तक के मैं बताता हूँ मतलब सारे उल्टे काम करके देख लिए इधर सारों ने आपस में, जो नहीं करते थे। लेकिन है SY वाला मुद्दा फेल हो चुका, ऑलरेडी हो चुका। SYL पे कोई कुछ लेता ही नहीं किसी की हवा, अपने आप ही चलता है, वो चलता रहता है, टीवी में चलता रहता है, नेताओं के वहां चलता, कुछ नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं पूछता। अब मुद्दा एक ही चलेगा जी, जितने लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है, हर आदमी को 10 करोड़ रुपए मुआवजे की लड़ाई अपन लड़ेंगे, जितने भी लोगों। आपने कुछ नहीं करना, आपको हुआ है कि नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या करना है, 2 गवाह तैयार करने हैं। मैं पहले ठीक था, ये सर्टिफिकेट इस तारीख को, मतलब जिस चाहे लगवाया चाहे नहीं लगवाया, सर्टिफिकेट तो कह रहे ना लगवाया है, जिस दिन ये लगवाया उस दिन से मैं थका हुआ हूं, मेरी बॉडी जवाब देगी, मेरे को 2 मुझे कौन देगा, तो कंपनी से दिलवाओ, किसी से, हमें को ठेका नहीं है। ठीक है जी, जितने ताकत है, ताकत वापस गांव को देनी है, वापस हमको ताकत गांव को देनी है। हमारा जो लड़ाई है, मकसद क्या है कि आप अपना गांव बचाओगे, वो अपना गांव बचाएंगे, वो अपना बचाएंगे, कबीले वापस दौर वो आएंगे, अपनी पगड़ी, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपना विरसा बचा लिया, अपन लड़ाई जीत जाएंगे। ये लड़ाई गांव से जीती जाएगी, समझ गए ना जी, ये लड़ाई दिल्ली से नहीं जीती जाएगी, ये यहीं से जीती जाएगी, अपने खेत से, अपनी रसोई से, अपने गांव से। वो व्यवस्था कैसे बनेगी, इस पे चर्चा तभी हो सकती है जब लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ जाए। नहीं जी, जैसे आज आपके बीच आए हम लोग, तो अब आपको बात लगी कि यार चज की बात है, इसमें इनका क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, मेरे को क्या देंगे आप लोग, मैं तो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के आया हुआ हूं। तो मैं जब सब कुछ छोड़ छाड़ के आया, आपके पंजाब का 2017 का इलेक्शन मैंने मैनेज किया था, और दाखे वाला इलेक्शन हो, इधर गिद्दड़बावड़ा हो, ना बाई इलेक्शन नहीं, मेन इलेक्शन, ये 2 जगह हमारे बेस थे, मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी। और मैंने देखा, मैंने 17 का इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस का इलेक्शन कर रही थी ये प्रशांत किशोर, और ये आम आदमी क्या आज का थोड़ी मिला वो, हाँ समझे बात आप। क्या हुआ, एक कंपनी है, उसके इंजेक्शन से कैंसर होगा, इसका पता चला अब, फाइजर वाला, ठीक है, उससे कैंसर होगा ये पता चला अब, अखबार में छप गया, टीवी में आ गया, सब जगह मीडिया में छा गया, अभी आप सर्च करोगे मालूम पड़ेगा। लेकिन ये खबर अखबार में आने से पहले फाइजर जो है वो दिवालिया हो गई। ये गेम समझो आप तक बात आएगी पूरी, लेकिन तब आएगी जब चीजें जा चुकी होंगी। जैसे अभी आपको पता चल रहा है सब बर्बाद होने के बाद, अभी क्या क्या बर्बाद होने वाला है वो भी हम आपको पहले बता रहे हैं। तो अब अपने पास 2 रास्ते हैं, या तो वैसे ही आंख बंद करके पड़े रहे जैसे अभी तक पड़े रहे, या अब आंख खोल के बाकियों को जगाना स्टार्ट करें कि उठ भाई, लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया, हुण नौकरी दे पिछे भजन का टाइम नहीं आ गया। वो जो पुरखे कहते सी कि नौकरी सब तो नीच काम है और खेती सब तो उत्तम है, दोबारा आ जाओ वापस, आ जाओ वापस के अपना फैसला अपन गांव ही कर लेगा, अपने पिंड में अपना फैसला हो जाएगा, ऐसी तैसी कराओ तेरे जज, ऐसी तैसी कराओ तेरी वकालत और ऐसी तैसी कराओ तेरी पुलिस, अपा अपने खेत में अपना हिसाब किताब कर लेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा ट्रैक्टर, नहीं चाहिए तुम्हारा डीजल, नहीं चाहिए तुम्हारी बिजली। सरवाइव कैसे करोगे? आपने कभी सोचा है कि अगर सरकार ब्लैकआउट कर दे 7 दिन के लिए तो सरवाइव कैसे करोगे? पानी कहां से लाओगे बिना बिजली के? बिना बिजली के पानी कैसे लाओगे? ये कम से कम पीने का तो होना चाहिए गांव के पास अपना है। सब जगह नहीं है जी, 5% पिंडों में होगा तो कहां होगा? कुएं के बिना बिजली के पानी, वो नलके वहां लगे हैं जहां पानी का लेवल ऊपर है, 300 फुट पे, 700 फीट पे पानी जा लिया। उनका क्या मैं कह रहा हूं,
अच्छा, अपने गांव में बिजली ना हो तो पानी कहां से आएगा, जरा सोचिए। अपने गांव देखो, आप मिस कर रहे हो कहानी को। बाबा जी बुजुर्गों का गल्ला सुनो। क्या आपको मालूम है कि हिमाचल में एक नोटिफिकेशन जारी किया था पिछली सरकार ने कि भाई जी, हिमाचल में एक नोटिफिकेशन जारी किया था पिछली सरकार ने, जिसमें कहा था झरने का, बांध का, नदी का और बारिश का पानी पर आम जनता का अधिकार नहीं है और सरकार उसको प्राइवेट हाथों में सौंप सकती है। तब नदी के ऊपर लगा हुआ नलका और नदी अगर प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए, जैसे आपकी सड़क दे रखी है, जैसे आपके तालाब देने वाली है, तालाब की जमीन अब आपकी नहीं है, नदी की जमीन अब आपकी नहीं है, क्योंकि आपने लड़ाई नहीं लड़ी वापस बचाने के लिए। लड़ेंगे ये, हम लड़ने की तैयारी है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि यदि हमारे पास बिजली ना आए, मान लो वो कह दें हम बिजली देंगे ही नहीं आपको, पंजाब को नहीं देंगे, हरियाणा को नहीं देंगे, तो मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा का कुछ एरिया ऐसा है जहां अभी भी 20, 30, 50 फुट पे पानी है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जहां 300 फुट पे पानी है। 300 फुट पे जहां पानी है, या तो वहां के लोगों को वहां आके रहना पड़ेगा, बसना पड़ेगा जहां पानी है, नहीं तो पानी का कोई रास्ता ही नहीं है ना। 300 फुट पे नलका नहीं जाएगा, समर्सिबल तो चला जाएगा, समर्सिबल तो बिजली से चलेगा। बिजली से चलने का दूसरा तरीका है सोलर। सोलर के लिए वो लोग पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ अपने सोलर का, जिसने लगा रखे हैं सोलर प्लेट, और सोलर आने वाले टाइम में स्मार्ट बनने वाले हैं, वो वहीं से बंद हो जाया करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बंद हो जाती हैं। तो आपके पास सोलर भी समाधान नहीं है इसका। मेरा तो ध्यान रखेगा वाहेगुरु, ठीक है ना जी। नहीं, वो सारी देखो, अपने को इतना पता है कि पता नहीं हमने आप वाली उम्र तक जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो उनकी थोड़ी ही रहती है उम्र, ठीक है। तो जो करते हैं, या तो मतलब अगर लोग नहीं बोले तो हम तो चुप हो जाएंगे, कितना बोलेगा कोई आदमी। आपके बच्चे हैं, आपका समाज है, आपका गांव है, अगर आप ही नहीं बोलोगे हम कब तक लड़ सकते हैं। हम अपनी तो लड़ लेंगे, अपने बच्चे की, अपने गांव की, लेकिन अपने गांव की तो आपको लड़नी पड़ेगी लड़ाई। तो आप अपने गांव की लड़ाई के लिए अपने गांव को तो आपको जगाना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि अपने गांव से वेव निकले कि अभी आप जाकर के अपने गांव के आसपास के लोगों को जगाओ। हमने क्या प्लान किया कि जब हम बात करते थे ना ये वैक्सीन वाले मुद्दे पर, मास्क वाले मुद्दे पर और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुद्दे पर, तो लोग ये सोचते थे कि ये 4 लोग हैं, इनकी कौन सुनेगा। हमने फिर भी 4 लोगों ने विरोध किया और उसके ऊपर प्रैक्टिकली सरकार को झुका दिया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मेरे पास पिछले हफ्ते मेरे उस बंदे, मैं बताऊंगा नहीं किस बंदे का, रिकॉर्ड हो रहा है, एक बंदे का फोन आया जिसका डायरेक्ट कनेक्शन सीएम हाउस में है, मेरे सीएम हाउस में। वो बता रहा है आज मैं वहां था, 2 AAG एडिशनल एडवोकेट जनरल, सरकार के जो सरकारी वकील होते हैं टॉप पे बैठे, 2 IPS बुला रखे थे, और खच्चर साहब ये कह रहे थे कि इस बंदे को रगड़ना है कम से कम 6 महीने के लिए, ताकि इसके साथ रहने वाले बंदों को अकल आ जाए कि ये जो बोल रहा है जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। तो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अब वो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से, या तो अब चुनाव है 2024 में, कि ये मतलब ये पैसा मांगेगा या सत्ता मांगेगा, इसको पार्लियामेंट में जाने का है या इसको असेंबली में जाने का है, पहले इसको टटोल के देखो, पहले वो टटोल के देखेंगे। अब मेरे को तो ये मालूम है कि हर मंत्रालय में CIA का एजेंट बैठा है, एक प्रधानमंत्री उनका गुलाम बन के बैठे, तो कुछ भी बन जाओ, आपकी औकात नहीं है कुछ भी करने की, पालतू कुत्ते होने के अलावा। अगर वहां भी जाते हो तो इसका मतलब है अगर सच में समाज के लिए दर्द है तो वहां का लालच तो हो नहीं सकता। लड़ाई आ चुकी है अपनी अगली औलाद की बीज बचाने की,
डंगरों का बीज, खेत का बीज और अपनी औलाद का बीज, आदमी का बीज। जब लड़ाई बीज बचाने की है तो रुपए को सिर में धर के नाचेंगे क्या? रुपया तो किसी काम आना ही नहीं, उसको तो खा भी नहीं सकते। रुपए का तो मैं खेल आपको कल बताऊंगा, रुपया तो कागज का टुकड़ा है ही कुछ नहीं है, सौदा ही कुछ नहीं। ठीक, तो ना वो पावर से हमको डरा सकते, ना लालच में ला सकते, ना वो रुपए से। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि रास्ते से हटाएं, तो जेल से काम चलेगा, जेल, और रेल से काम चलेगा तो गड्डी चढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब या तो जेल में या रेल में। तो अब वो ये करने वाले हैं, अब वो उनके पास रास्ता नहीं है। इसीलिए ये बताना जरूरी है कि ये वेव बहुत तेजी से बढ़ रही है। 19 नवंबर को हम करनाल में नस्ल बचाओ रैली कर रहे हैं, नस्ल बचाओ रैली, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आपको अपनी उपस्थिति तो दर्ज करानी ही चाहिए। चाहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के आइए, चाहे गाड़ियों में भर के आइए, लेकिन पंजाब की रिप्रेजेंटेशन कुछ तो दिखे, कुछ तो लगे कि अगर मान लो इधर से 2-4 हजार आदमी अगर वहां पहुंचता है और बैनर लगे, पोस्टर लगे नस्ल बचाओ रैली के। हमने तो बैनर पोस्टर भी ऐसे बनाए हैं कि हर आदमी अपने पोस्टर लगा सकता, अपना फोटो लगा हुआ, किसी का नहीं लगाना। हमने यहां देखा होगा, यहां हमारा किसी का फोटो नहीं है, हमारे मोर्चे में किसी भी आदमी का फोटो नहीं लगता, कोई लीडर ही नहीं है। हम सिर्फ आपको बताने आए हैं, आप जागिए और अपने गांव को खुद से बचाइए। आप उस रैली के लिए तैयारी करेंगे, अपना फोटो लगाकर अपना पोस्टर बना लीजिए, अपने संगठन का नाम लगा लीजिए। हमें कोई संगठन के नाम से लालच नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं। हमको ये मतलब है कि समाज के लोग आकर के एक बार ये बता दें कि ये 4 लड़के नहीं है जो हमें ही बोल रहे हैं, पूरा समाज खड़ा है इनके साथ, तो इनको मत छेड़ना आसानी से, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट बहुत जल्दी है कुछ ना कुछ। क्योंकि रीजन क्या है कि 26 नवंबर को सारे किसान चलने वाले हैं, हो सकता है दिल्ली की तरफ चल पड़े। उससे एक हफ्ता पहले 19 नवंबर को ये रैली हमने रखी है, क्योंकि 26 नवंबर की रैली का इस्तेमाल किया जाएगा दोबारा से सरकार के लिए वेव बनाने के लिए। क्योंकि अब आपको वो एमएसपी का झुंझुना पकड़ा देंगे, बजाते रहना अगले 5 साल उसको। उनको लगेगा, क्योंकि सेटिंग तो ईवीएम की है, सरकार तो ईवीएम से आनी है, पर पब्लिक में ये मैसेज तो जाना चाहिए कैसे आई, किस बात से आई। तो वो कह देंगे भाई किसानों ने कर दिया काम है, एमएसपी की खुशियां मना ली और दे दी सरकार को वोट। क्योंकि उनका तो सोशल मीडिया बड़ा सपोर्ट है ना। आप दोगे नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी को इतनी वोट नहीं मिली है जितनी सीटें मिली हैं। वहम है ये आपका कि आपने जिताया है। 70,000 से कोई कैंडिडेट जितने पॉसिबल ही है, कोई नहीं सकता। मैं वही बता रहा हूं, सब सेटिंग थी कि पप्पू दास को हिमाचल दे दो, खुजली पाल को पंजाब दे दो और मोतीलाल को गुजरात दे दो। तीनों में से जो बढ़िया गुलाम साबित होगा, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी उसी की मजबूत कर देंगे। तो आपके यहाँ डिजिटलाइजेशन ज़्यादा फास्ट कर दिया तो अगली सरकार उधर दिल्ली में उनको बिठा देंगे, वहाँ हिमाचल में कर दिया तो उनको बिठा देंगे, और उधर कर दिया तो उधर को बिठा देंगे। जो जितना फास्ट गुलामी करेगा उतना फास्ट वहाँ सेंटर में बिठा देंगे। अगर उधर से तेलंगाना में केसीआर को ज़्यादा गुलामी करे, किसानों को लपेटने के लिए केसीआर का वो कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी केसीआर की बेटी के ऊपर एफआईआर होने वाली है, तो केसीआर भी सीधा लाइन में आएगा, एक ही लाइन में। ठीक है, उधर से वो ममता बनर्जी को भी लाइन पे लेके चल रहे हैं कि आजा, तेरे वहां दंगे करवाएंगे, नहीं तो तू भी आजा लाइन पे। उधर से ठाकरे एंड पार्टी को लगा रखा है लाइन पे, उधर से शिवराज सिंह को लगा रखा है लाइन पे, इधर से इनको वसुंधरा राजे सेट कर दिया है, इधर हनुमान बेनीवाल लगा हुआ है जाटों को बर्बाद करने के लिए राजस्थान में। सबको उन्होंने सबका इलाज करके रखा हुआ है, वो सबको सेटिंग करके प्लान करके रखे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यही चिंता का विषय है। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि भाई हम लोग अपने पीछे किसी को लगाना नहीं चाहते कि कोई हमको ये कहे कि आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे, ना भाई हम नहीं, हम तो आपके साथ तो चल सकते हैं, अपनी लड़ाई को आप खुद लड़ोगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जिस चीज का एक्सपर्ट है हम आपको उनसे मिलवाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं आज की इस मीटिंग में जो आपस में एक दूसरे से पहली बार मिले हों। ऐसा भी हो सकता है कि यार मैं तो पहले कभी नहीं मिला था। तो मतलब ये एक तरह से उस रैली का जो पर्पस है वो ये है कि मैक्सिमम लोग ये देख सकें कि हम अकेले नहीं है इस दिशा में सोचने वाले, बहुत लोग हैं।
तो एक एक आदमी को ऐसा जोधा बनना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे संगठनों के जो मुखिया होते हैं ना, वो इतनी अपने संगठन की अकड़ में होते हैं कि वो कल्ले ही आते हैं अपनी गाड़ी में। वो ये भी किसी को नहीं कहते कि 10-20 गाड़ियां ही ले चलो भाई। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये तो लड़ाई समाज की लड़ाई है, तो समाज को ही आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इतना तय है, हमने जब गांव वालों से बात करी, क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम मतलब जैसे कई लोग कहते हैं, हमारी एक ट्रेनिंग में कुछ लोगों ने बोला भाई ये बताओ कर्जा मुक्त कैसे करना है, मान लो कर्जे वाले मुद्दे पे बोलो। मैं बोला देखो आप यहां आ गए ना, कर्जा तो आपका हो गया मुक्त, तो छोड़ो, वो तो छोटा सा काम है, वो टारगेट ही नहीं है अपने जिंदगी का। क्योंकि यदि आप इसी व्यवस्था में ऐसे ही फंसे रहे तो कर्जा, हम इधर से आपका कर्जा साफ करेंगे, उधर जाते जाते रास्ते में एक और ले लोगे जाते हुए, आप लोग फिर फंस जाओगे इसी दलदल में। असली पर्पज इस दलदल से बाहर निकालना है कि आपकी डिपेंडेंसी, आपकी निर्भरता वहां पे ना रहे। तो अपने गांव को इतना मजबूत कैसे किया जाए, इस पे काम करना है। और इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था ही बदलनी है। क्योंकि रावण की बनाई हुई व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो रावण के हिसाब से ही चलना पड़ेगा उसको। तो ये रावण की बनाई हुई व्यवस्था है, हमको अपने कबीले बचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसके लिए रास्ता भी है, ब्लूप्रिंट भी है। गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं बचेगा, इसकी गारंटी है। खुश रहेगा पूरा गांव, इसकी भी गारंटी है। अपनी मर्जी से, अपने बलबूते और अपनी निर्भरता से काम होगा, इसकी भी गारंटी है। बट बशर्ते गांव बात सुनने तो निकले घर से बाहर, क्योंकि चार लोग नहीं बदल सकते। हम लोग, हमारी बिसात, आपकी बिसात किसी की नहीं है बदलने की। आपकी पूरी बात भी मानता होगा ना गांव, फिर भी नहीं बदलेगा अगर उसके अंदर विचार नहीं गया तो, कि मुझे क्यों शामिल होना है इस मुहिम में, मैं क्यों इस भाई पंचायती व्यवस्था में मैं क्यों जाना चाहूं, मैं क्यों ना पुलिस को फोन करूं। इसका उसको समझ में आना चाहिए ना कि पुलिस की जरूरत हमको है ही नहीं है, पुलिस को हमारी जरूरत है। हम सैलरी देना बंद कर देंगे, गांव से एक भी पैसा गांव से बाहर जाना बंद हो जाए, इनके घुटने पे आ जाएंगे ये। हम लोगों ने ऐलान कर दिया है फलानी तारीख को अपना पैसा बैंकों से निकाल लो, बैंक उसी दिन डूब जाएंगे। जिस दिन हमने ये कह दिया कि बैंकों से पैसा निकाल लो आप, और जिस दिन हमने ये कह दिया कि बैंकों को कि हमारा पैसा दो हमको, पैसा कौन सा, ये नोट नहीं, कहीं आप ये नोट सोच रहे हो, ये नोट नहीं, ये पैसा नहीं है, ये हमारे पैसे की रसीद है। ये जो गवर्नर ने हमको दे रखी है, गवर्नर ने इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 500 रुपए क्या, जितना इसके बराबर का सोना रखा है वो है असली 500 रुपए, इसका स्टैंडर्ड। जिस दिन हमने जाके बैंक में ये कह दिया ये 500 रुपए पकड़ और इसके बदले नोट नहीं चाहिए, हमारा मानक चाहिए, जो हमारा पैसा चाहिए जो वहां रखा हुआ है, रुपया जो इस पे लिखा है मेरे 500 रुपए वो दो मुझे, जिस दिन इसकी ये दे करके लेना शुरू कर दिया, 2000 रुपए में 1.5 किलो सोना बनता है। ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास उसके, पूरे गांव को मुक्ति दे देंगे, पूरे गांव को। ये तो चक्करी कोई नहीं है। हम क्या कहते हैं कि भाई आप ये खेती ऐसी करनी शुरू कर दो, गांव वाले कहते हैं हम कैसे करें, हम तो कर्जे में हैं। ठीक है, एक बात मानो, मान लो पूरे गांव को कर्ज मुक्त हम कर देते हैं, फिर कर लोगे भाई? गांव के एक एक आदमी का कर्जा हम उतार देंगे, जितना लेना ले लो। हमने टेस्टिंग कर लिया, 5000 पे भी, 50,000 पे भी, 5 लाख पे, 5 करोड़ पे, 65 करोड़ वाला भी कर लिया, 168 करोड़ पे कर लिया। बैंक वालों के पैर ही नहीं है, साफ समझ में आ गया कि अब इनको रगड़ना बड़ा आसान है। पर गांव के आदमी को पता तो चले कि तेरे पास इतना बड़ा हथियार है कि तू पूरे सिस्टम को रगड़ सकते हो। हम अब अगर सिस्टम को रगड़ने की ताकत हमारे पास है, कागज हमारे पास है, पर सिस्टम रगड़ के देंगे किसको है? ये ताकत, ये हथियार क्या कर सकता है? इस सरकार को गिरा सकता है। एक बार सरकार गिरा दी, मैं वही कह रहा हूं आपको कि इस सरकार को एक बार चलता, क्योंकि एक हथियार ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र एक ही बार चला सकता है कोई आदमी। जो सामने आएगा वो ही ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो सामने आएगा वही। ये सरकार चली गई, अगले तो चोर उन्हीं के बैठे हैं जो तैयार करके रखे हुए हैं कि ये चोर पकड़ा गया तो अगला चोर, वो पकड़ा गया तो अगला चोर। तो ये तो इन्हीं के, तो हमको इस सरकार को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना, व्यवस्था को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल करना है कि जब ये गिर जाएगी तो हम बनाएंगे कैसे, रीबिल्ड कैसे करेंगे? जब ये सारा अगर ध्वस्त होना ही है,
अगर इन्होंने ध्वस्त किया तो हम मरने वाले हैं, हमारी कब्र खुदने वाली है, और हमने किया तो इनकी खुदेगी। तो हम क्या सोच रहे हैं, उससे पहले हम कर दें। वो हो गया, कोई गल नहीं, बट बात यह है कि जब जब जो जो होना है तब तब जो जो होता है तब तब वो होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है, तो वाहिगुरु जानता है कि उसने किससे क्या करवाना है। आपको निमित्त मात्र बनाना है कि हमको बनाना है कि हम सबको बनाना है, ये तो वो जाने। हमारा काम ये है कि आज के दिन हमारा जो रोल है और आज के दिन हमारा जो फर्ज है उसको हम ईमानदारी से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो अपनी जो लड़ाई है वो लड़ाई व्यवस्था को बनाने की है, तोड़कर ढहाकर उस पर अपना कोई साम्राज्य बनाने की नहीं है। हमारी लड़ाई है गांव को उसकी ताकत वापस दिलाना, गांव को इतना मजबूत कर देना कि उसको किसी बाहर के आदमी या बाहर के सामान की जरूरत ना पड़े। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कम से कम 15 साल तो लगेंगे, 10 से 15 साल, जो पूरी तरह से बन जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि रास्ता तो पकड़ा दें अगली पीढ़ी को कि तुमने बच्चों इस रास्ते चलना है, तुमने ये रट्टे वाली पढ़ाई नहीं पढ़नी है, तुमने ये जहर वाला खाना नहीं खाना है, तुमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसके लिए भी शुरू से बताना पड़ेगा, उनको शुरू से निकालना पड़ेगा। अपने घरों से ये जो मोबाइल नाम का जहर है ये भी फेंकना पड़ेगा, पूरे गांव को रेडिएशन मुक्त भी करना पड़ेगा, केमिकल मुक्त भी करना पड़ेगा, खेतों को जहर मुक्त करना पड़ेगा, दिमाग को जहर मुक्त करना पड़ेगा, समाज को जहर मुक्त करना पड़ेगा, चूल्हे को रसोई को जहर मुक्त करना पड़ेगा। आपको पूरा सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। सो वी नीड अ टीम, बेसिकली हर गांव में अपनी टीम, जिनके अंदर दर्द है वो निकल के आएंगे, और वो तब निकल के आएंगे जब पूरे गांव से बात करेंगे, और पूरा गांव बात को तब सुनने लगेगा जब वेव आएगी, जब ये दिखेगा कि बहुत लोग इस पर बात करने लग गए हैं, अब हमें कर देना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन के अगले 20 साल इसके लिए निकाल के रखे हैं। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं नींव का पत्थर बनने को तैयार हूं। वो नींव का पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो नीचे है उसके, तो वो हम तैयार हैं, क्योंकि एक पीढ़ी को तो बलिदान करना पड़ेगा अगली पीढ़ी के लिए। जिस भी पीढ़ी ने किया है उसकी अगली पीढ़ी संवर गई, तो फिर क्यों ना हम नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हम नहीं तो कौन आएगा हमारे बच्चों को बचाने, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। चलना तो पड़ेगा, आपको सही रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। वो सब कुछ ढहा देंगे, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल करने के बाद फिर से हमारे अगले बच्चे गुलाम हो जाएंगे। वो अगले गुलामी वाले बच्चों को फिर 50 साल 100 साल बाद समझ आएगा कि तेरे की हम तो गुलाम है, हम तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहे। फिर वो लड़ाई लड़ने शुरू करेंगे, फिर नए भगत सिंह पैदा होंगे। फिर इससे पहले अभी पूरी तरह बर्बाद होने से पहले लड़ लो। क्यों जी? आ जाएंगे जब अपनी इस व्यवस्था पे जब लड़ाई लड़ेंगे। अपने अभी क्या है, $1 में 80 रुपए है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है, जो व्यवस्था के कागज अपने पास है ऑफिशियली लीगली तरीके से, तो $1 में $60 आएगा। जिस दिन $1 में $60 आएगा उस दिन वो यहीं उल्टे यहीं आएंगे वीजा लगवा के। वो तो वैसे भी हो रहा है, वो तो वैसे भी होना है, वो तो वैसे भी नाश की राही पे है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब शुरू में ही पूछा था कि अगर पता चल जाए कि गलत रास्ते पर हैं, रुके, उल्टा मुड़े के चलते रहें। सवाल तो फिर वही है कि अगर गलत रास्ते पर हैं तो वापस मुड़ना चाहिए कि सीधा ही चलते रहें। आपके सवाल में यह बात आई कि चलते रहो जैसे चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रयास की यह बात है कि हमको तो वापस ही मुड़ना है। आप साथ आओ ना आओ, आई डोंट केयर, आपका गांव लड़े ना लड़े, आप आते हो नहीं आते हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए लड़ता रहूंगा। अगर आपको समझ आएगा तो ही आप निकलोगे, मेरे लिए नहीं निकलना। ना मेरा कोई काम है ना मेरा कुछ काम, आपने अपने बच्चों के लिए निकलना है। और ये आप ही के पाले में गेंद है। मैं अपना काम ईमानदारी से अपन कर रहे हैं, ना हम आपसे कुछ ले रहे हैं, ना हम आपके पास आपको देने की हमारी कोई औकात है। जो चीज़ है जितना समझा वो बता दिया, जितना सीखा वो सिखाने की कोशिश है। इससे आगे बहुत मटेरियल है, जितना बात करते रहेंगे उतना निकलता रहेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, आप क्वेश्चन आंसर लिखिए, आपके दिमाग में सवाल हैं वो लिख लीजिए, और एक बार मुझे पर्ची पकड़ा दीजिए, मैं सारे सवालों के जवाब भी कल दे करके जाऊँगा।
हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। मैं दविंदर जी ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਜੋ जनता सरकार मोर्चे दे लगाया इत्थे अपना राज पद्धरी बैठक पिंड झोक हरिहर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मुद्दे उठाए है इन्हां नूं एक आपां पैंपलेट्स दे विच छपवा के सबजैक्ट वाइज मतलब हरेक नूं ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ। बिल्कुल हाँ जी, आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे हमने पैम्फलेट बनाया हुआ है, हिंदी में बनाया हुआ है, आप पंजाबी में ट्रांसलेट उसको कर लेंगे और पंजाबी में जो मटेरियल देना है, आपने जो बैनर पोस्टर लगाने वो आपको मिल जाएगा। आप उसको, क्योंकि गांव गांव जाकर बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ग्रुपों से कोई नहीं आएगा, आंख में आंख डालकर अगले से पूछनी पड़ेगी, घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितनी भी बात हो सके करके। भाई एक बार 19 नवंबर को आ जाओ, वहां से बड़ा ऐलान भी हो सकता है, वहां से बड़ी चीजें शुरू होंगी, वहां 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं बोलूंगा भी, वहां बताऊंगा भी पूरा उस रैली के अंदर। उम्मीद यह है कि लगभग 1 लाख लोग वहां आ जाएंगे, लगभग 1 लाख लोगों को उम्मीद है, अगर जो जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं पिछले 2 साल से। और मैं समझता हूं कि कौन शुरू में आएगा कौन आखिर में, आना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि ये कर्जे वाला मटरीसा है, इसमें गांव के गांव उठ के आएंगे, वहां से ऐलान होगा, उसके बाद आएंगे। अगर अभी हो जाएगा हम थोड़े ज्यादा दिन निकाल लेंगे, अगर कम लोग आए तो हमको पहले रगड़ देंगे, सिंपल है, इतना ही है। तो देखेंगे कम लोग आए तो इनको अभी रगड़ डालो, ज्यादा हो गए तो फिर उनकी औकात नहीं है, फिर हम बाहर निकल जाएंगे, उनकी रेंज से बाहर निकल जाएंगे। भाई हमारा टारगेट ये कि किसी तरह उनकी रेंज से बाहर निकल जाएं, उनकी औकात से बाहर निकल जाएं। हमारी औकात वो कैलकुलेट कर, सरकार में मैंने, क्योंकि मैंने चुनाव मैनेज करते थे हम लोग, तो कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो उस आदमी की औकात चेक करनी होती थी, उसका पैन नंबर, उसका अकाउंट नंबर चेक करो, पूरे साल में कितना पैसा उसको ट्रांजैक्शन रहता है, 50 गुना सीधा ऑफर मारो, 50 साल की कमाई, 50 साल की कमाई। वो बंदा सोचता है यार 50-60 का मैं हो लिया, अब 50 साल की कमाई एक ही दिन, इतने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया इतना, ये एक बार में ऑफर दे रहे हैं, वो उतने में बिक जाता था, इतने में ही उसके कागज बन जाते थे, इतने में उसकी वीडियो बन जाती थी, अगले दिन बोल कर मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं, देश की विकास, एक लाइन लिख के पकड़ाते थे, ये बोलनी है तेरे को, वही बोलता था, ऐसे ही चलता था। ये इतना जबरदस्त काम था, हम देखते थे आदमी की औकात। अब मेरी कोई औकात पता लगाए, 2014 के बाद मेरे बैंक अकाउंट में मेरे हाथ से, किसी के हाथ से मेरे नाम से ट्रांजेक्शन 0 है, तो कर लो मल्टीप्लाई 1000 से कर लो, भाਵੇਂ 0 आओगे तो अपने साथ पंगा लोगे तो 0 बना के छोड़ेंगे। अपन तो इतने बड़े 0 हैं, अपन ने पहले कह दिया, ना मेरे पास आधार कार्ड, ना मेरे पास गैस कनेक्शन, ना मेरे पास जमीन का 1 भी इंच जमीन है, ना मेरे नाम कोई प्लॉट है, ना मेरे नाम कुछ है, ना कभी जिंदगी में होगा, इसका भी प्रण है, ना 1 पैसा का सेविंग है, ना कहीं अकाउंट में है, ना कहीं कैश है, तो कर लो, क्या करोगे तुम? औकात ही नहीं है उनकी कुछ भी छेड़ने की अपने को, तो इसलिए डरते हैं वो कि ये आदमी को समझ में नहीं आता इसको दें क्या क्योंकि वहां से हम आए ही हैं उनके पास से। राजा वीरभद्र के साथ हमने काम कर लिया, इधर अकालीस के साथ कर लिया, इधर बीजेपी के साथ कर लिया दिल्ली एमसीडी में, इधर ये खुजलीवाल को तो खड़ा करने वाले ही हम लोग थे। सुच्चा सिंह छोटेपुर से पूछोगे ना, सुच्चा सिंह को पूरा पंजाब मिला था जब उस टाइम पे हम लोग कहां पड़े थे, तो ये तो हमने देखा है पूरा खेल। तो हमको तो चाहिए होता तो हम तो कभी के बैठे होते वहां पर अंदर देखा, वहां तो गेम ही वो चलता है जो वो चाहते हैं, ऊपर वाले चाहते हैं। आदमी की औकात, हम लोगों को कीड़े मकोड़े सोचते हैं, हरामखोर ये लोग, हमारी औलाद की कोई वैल्यू नहीं है इनकी नजर में। तो हम अपनी औलाद को अगर अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हैं? हमसे तो नहीं देखा जाएगा, हम तो बोलेंगे भाई, हम तो लड़ेंगे। हाँ 5-7 साल तो है जी। मैं कहांगा भी जिथे हिंदी दे विच आना इहदे नाले पंजाबी च भी करिया जाए, पंजाबी दे ते एक जिला वाइज जो पंजाब दीयां कमेटियां
डिस्ट्रिक्ट वाइज वो फॉर्म करके ग्रुप बनाए जान ਜਿਹੜਾ कि अगे डिस्ट्रिक्ट दे विच ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जो आपदे नाल अगे जोड़ सकन ब्लॉक वाइज शहर वाइज भी ਉਹਦਾ भी अपना एक ਜਿਹੜਾ हैड या मेन कमेटी है पंजाब लैवल की वो डिस्ट्रिक्ट लैवल वालिਆਂ ਨੂੰ इंटरलिंक हो जाए तो पंजाबी दे विच जरूर होण और डिस्ट्रिक्ट वाइज ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ कमेटियां उन्होंने यही एडवाइस करा जाए भी ये पैंपलेट लैके जिन्नी रिक्वायरमेंट आ